करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने के लिए अपने आप को यहाँ पर मौजूद किया। उसके बाद मैं एक छोटा सा जो मेरे एंड से मैं कुछ पॉइंट है जो बताना चाह रहा हूँ, वो ये है इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने का जो सबसे अहम रीजन है वो ये है कि हम बहुत सारे कंप्लायंसेस के काम करते हैं, लाइक एजेंट्स के लिए भी हम काम करते हैं, डेवलपर्स के लिए भी काम करते हैं, और उसमें हमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स सुनने को मिलते हैं कि हम उसको सॉर्ट आउट करते करते कभी कभार लगता है कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं जिसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत इट वाज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार एक एजेंट ने कॉल किया, कहा कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, एग्जाम तो पास हो गया लेकिन सर्टिफिकेट ही नहीं, सीओसी जिसको हम कहते हैं। अब उसने उस वक्त जब डाउनलोड करना था वेबसाइट से उस सर्टिफिकेट को, तो उसने उस वक्त किया नहीं, अब वो वेबसाइट से हट चुका है, तो इसका सॉल्यूशन किसी के पास, राइट? आप में से भी कोई होगा ऐसा मेरे ख्याल से जिसके साथ ऐसा हुआ हो, तो आपने उसके लिए क्या किया? डाउनलोड हो गया, पैसा भर दिया, सर्टिफिकेट नहीं। तो होता ये है कि जब आप उसको उस टाइम पर डाउनलोड नहीं करते तो एक समय के बाद वो साइट से हट जाता है, फिर आप उसको कैसे डाउनलोड करें? तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए जो तरीका है वो हमारे पास है प्रोसेस, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने ये वर्कशॉप को कंडक्ट किया। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे एक बार मैंने सर से पूछा कि जब एजेंट एग्जाम पास कर लेते हैं तो उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसको आप फाइनली अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए करते हैं। वो रजिस्ट्रेशन करना बहुत टफ होता है क्योंकि उसमें एक भी इंफॉर्मेशन अगर आपकी रॉन्ग है, यानी फॉर एग्जांपल आपका जो कवरिंग लेटर है उसमें कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, या आपने जो रिसिप्ट जनरेट किया है, जो रिसिप्ट का लेटर प्रिंट किया है, वो अगर प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट नहीं है, तो क्या होता है कि रेरा उसे रिजेक्ट कर देता है। वो एक बार रिजेक्ट होता है, फिर दूसरी बार होता है, फिर तीसरी बार होता है, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूअसली ऐसी उसको मतलब कंटिन्यूअसली आप उसको बार-बार पुट अप करते रहेंगे साइट पर, तो कुछ टाइम के बाद आपको फाइन देने लगेगा, 2,500 का फाइन आता है, 3,000 का फाइन आता है। फिर हमको लगता है अरे ये क्या हो गया, मैंने तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया था लेकिन उसके बाद भी मेरा सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम्स को हम लोग टैकल करते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो रेरा से रिलेटेड। पहले ऐसा था कि रेरा बहुत इजी लग रहा था सबको कि भाई ठीक है, दैट्स ओके, एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको हम फॉलो करें ना करें चलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं, बिकॉज डे बाय डे हम देख रहे हैं कि रेरा जो है वो टफ होता जा रहा है, बहुत ज्यादा ही रूल्स को फॉलो कर रहा है, बहुत ज्यादा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट करता जा रहा है। अब हो रहा ये है कि हम उसको अगर सीखेंगे नहीं, हम उसके क्लॉज, उसके लॉस के बारे में नहीं जानेंगे, या एज ए एजेंट हमको क्या करना चाहिए ये नहीं पता होगा, तो इस फील्ड में सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज हर चीज जो है वो लॉ से जुड़ी है। जब से मोदी जी आए हमने देखा है कि कितना ज्यादा चेंज आया है लॉ के अंदर, और डेफिनेटली उसको एज ए एजेंट हमको समझना पड़ेगा। तो ये वर्कशॉप जो है अगर देखा जाए तो डेवलपर्स के थोड़ा सा अगेंस्ट है, थोड़ा सा बियॉन्ड जाके बात कर रहे हैं, बट ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस काम के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ समरीन ग्रुप का, जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि यहाँ पर हम ये वर्कशॉप को कंडक्ट करें। इस वर्कशॉप में आपको इनवाइट करने का हमें मौका दिया, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट मिला हमें वो समीर सर का मिला, समीर सचदेव सर का, जिन्होंने बहुत ज्यादा हमें कोऑर्डिनेट किया, बहुत अच्छे हमारे जो रिसोर्सेज जो हमको मिलने चाहिए तो वो पर हमें प्रोवाइड करके दिए। तो साइमल्टेनियसली मैं अपनी बात को यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि हम एज अ रियल्टर्स वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि समरीन ग्रुप के साथ मिलकर यहाँ पर इस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे हैं। इस फाउंडेशन के अंदर जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनके बारे में तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, मिस्टर शादाब शेख सर। उनके साथ साथ मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं हमारे साथ, जो हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, मिस्टर नीनाथ बुराड़े सर, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये थाने स्टेट एजेंट फाउंडेशन एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं और साइमल्टेनियसली हमारी जो फाउंडेशन है इसके भी वर्किंग कमेटी के मेंबर। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पर आए और 2 शब्द में अपनी बातों को आपके सामने रखें। प्लीज सर, नीनाथ सर, प्लीज बताऊंगा। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इसको इधर खींच ले। हाँ, नहीं दिख रहा। सगळे ब्रोकर आहे, म्हणजे उसको भी घुमा दे। आम्ही जेव्हा सुरू केलं तेव्हा थोडं इधर कर दे। 25 वर्ष झाली, 97-98 पासून आम्ही ब्रोकरेज मध्ये आलो। तेव्हा काय असं काय रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असं काय वो जमाना एकदम ओपन था,
और कम ब्रोकरेज मिलता था वो टाइम वो कम से लेकिन बस, 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 मैंने बस। issue किया इंडस्ट्रियल किया और ONGC का अमेरिकन कंपनी जो था उसको मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में जगह दिया वो बड़ा सबसे ज्यादा मेरा फर्स्ट लाइन में पहला टीम 18 लाख मेरे को ब्रोकरेज आया तो विद वो सर्विस मेरे टैक्स वाले को मैंने बोलना वाइट पड़ेगा, पे वो सब किया नहीं वो थोड़ा सा घुमा देना, थोड़ा वो टाइम पे सर्विस बाद टैक्स में। था अब ये टाइम पे जीएसटी आ गया टैक्सेशन आ गए रेरा के टैक्सेशन पार्ट आ गए जो आगे शादाब सर बताएंगे आपको लेकिन अभी क्या है अभी का जमाना आ गया हम वर्ल्ड में भी काम कर चुके हैं और अभी हम नए में भी काम कर रहे हैं हम हमारे में बदलाव ला रहे हैं जैसे उस जमाने में हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज किया साइकिल भी यूज किया हम लोग अभी कार और बाइक्स और स्मार्ट टीवीज भी हम लोग यूज करें तो हमने हमारा बदलाव किया 30 साल में पिछले 30 साल में और हम बहुत से ब्रोकर से थाना में हम लोग एसोसिएट्स है थाना स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन रहने दो इंडिया रहने दो हम लोग उनके मेंबर्स है और वहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास मास्टर्स लोग भी है उसमें बैठे हुए राजेश गाडगिल जी वहाँ पे आए हैं हमारे राजेश जी जितेंद्र राउत है भट्ट साहब है ये बात तो ये लोग बहुत बड़े हमारे साथ में चलने वाले वो टाइप के लोग हैं और आज भी बहुत अच्छा तरह से बिजनेस कर दोनों में कर रहे हैं अभी हम लोग प्राइमरी में ज्यादा वर्किंग करते हैं सेकंड शिफ्ट में भी हम लोग करते हैं लेकिन अभी बहुत चेंजेस आ गए और ये जो बोले पहले के साथ कि बाबा ये जरूर है और ये भी पहला मेरा रेरा था वो ऐसे ही ऑनलाइन हो गया था लेकिन बाद में देखा एग्जाम देना ये देना मतलब अभी आप लाइव में है तो इजी जा रहा है वो प्रॉब्लम नहीं लेकिन सादाब सर ने जो हमें ऑफलाइन ऑनलाइन जो हमारे लेक्चर्स लिए और जो एग्जाम्स के वक्त हमें सपोर्ट किया सादाब जी एडवोकेट सादाब तो वो जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के हमारे बिजनेस में वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भले ही हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर रहे हैं लेकिन वो जब उनके लेक्चर सुनते हमें भी अपडेट मिला हमें भी नया नया सीखने को मिला हम भी और अपडेट हो गए और वो सोल्यूशन है मेरा भी कुछ भी अटकता है तो मैं कॉल करता हूँ तो अपना सोल्यूशन सादाब की है तो वो हिसाब से फिर उनका अपना काम कर रहे हैं फाउंडेशन भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और ये बढ़ने वाला है क्योंकि सर्विस मिलेगा कॉल पे काम हो रहा है तो अपने को बिजनेस में वही से हम सब जगह नहीं हम लोग हैंडल कर पाते तो हमारा कोई एक हब रहेगा जैसा ये सादाब की फाउंडेशन ये जो है तो हमारे बिजनेस के वाला हमारे पीछे कोई तो है मजबूत सपोर्ट और इसके साथ मिलना क्यों जरूरी है हम लोग एसोसिएट सब लोग चिल्लाते रहते एसोसिएट चलेंगे आज आप देखेंगे आज एक रिक्शा वाला किधर भी आप जाएंगे तो बोर्ड से होंगे यहाँ से फलाना जाने के लिए उसको अंदर डाल दे जहाँ पे खाना वैसे डाल दे हमारा शेयर है शेयर अपना जो शेयर ऑटो का उनका चार्ट रहता है उसके ऊपर भी उनकी यूनियन हर एक जन की यूनियन है पेपर वाले की यूनियन है इनकी यूनियन है उनकी यूनियन तो आपकी क्यों सेम पोजीशन में डाल दो वो हवे में उड़ रहा है सेम पोजीशन में उसको पता डालें अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और हमारे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें पॉजिटिविटी अच्छी है और हम लोग जुड़ने चाहिए क्योंकि क्या कभी किसी का कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन सब लोग मिलके या व्हाट्सएप पे हम लोग निकालते हैं या सादा भी व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डाल के थोड़ा सा वो उधर लग गया हो ये सॉल्यूशन है आप सीखो जो नए लोग हैं वो लोग ज्वाइन हो जाओ एग्जाम दो मार्केट में आ जाओ बिजनेस करो अच्छा सबको ऑल द बेस्ट या समीर सर का मैं रियली थैंक्सफुल हूँ जो इन्होंने ये जगह दिया और हम समीर के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं इसके लिए बहुत बड़ी तालियां देनी चाहिए थैंक यू वेरी मच समीर थैंक यू सर इसके बाद मैं समीर सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करें और वो सारी बातें जो शायद मुझे भी नहीं पता है कुछ बातें हमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है वो शेयर करें और हमें बताएं कि हमें कैसे काम करना है हमारे थैंक यू सो मच समीर सर इसको बांध पीछे देख पीछे का रस्सी है जल्दी 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 कि ये जो वर्कशॉप है इसमें डेवलपर के अगेंस्ट में कुछ चीजें हैं तो उसके लिए जगह चाहिए कि हम लोग अगर सही राह पे हैं तो डरना नहीं चाहिए डर उसको लगता है जो आपकी टैगिंग खा जाते हैं जो आपका जो पीरियड है जो टैगिंग का पीरियड है उसमें कुछ नहीं करके खुद के मतलब चैनल पार्टनर उसको बेच के कर लेते हैं फिर आपने जो मेहनत किया है वो एक्चुअली आपके हाथ में भी नहीं आते एक दो वर्ष
हम लोग ने ये कोशिश की है कि आपका टैगिंग कहाँ पे भी नहीं जाता है, मैं जब स्टार्ट टैग में करूँगा सीधा इसको वो बराबर enter सेट करता कर है। और मैं नेक्स्ट ठीक है। प्रोजेक्ट जो लॉन्च करने वाला हूँ मैं भी डायरेक्ट उसमें यही बोलने वाला हूँ डायरेक्टर से कि मेरे को आपने नहीं पहले जो यही था ना जैसे आ ऐसे रहे करते पहले हैं ऐसा था उसका नंबर ही नहीं चाहिए। नंबर होगा तो वो मिसयूज होगा, नंबर ही नहीं चाहिए। नंबर आपके पास ही रखिए, सिर्फ हम लोग आपको फीडबैक देंगे, आप उसको कॉल कीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। आप लोग एक क्लाइंट को जो है वो कैसे उसको बिठाना है या नहीं बिठाना है वो आपके हाथ में है। तो हम लोग के जो फोटो लेते organization का जो रहो प्रिंसिपल रहा है तो वीडियो वो में ये फोटो रहा भी है लेते रहना कि आपका जो भी है सेफगार्ड होना बहुत जरूरी है। आपका जो क्लाइंट आता है, जैसे मैंने आपको बोला, वो टैब में उसका पंच होता है, वो सिर्फ मेरे को और जो मेरे क्लोजिंग मैनेजर है उनको दिखता है और किसी को भी वो डिटेल्स नहीं दिखती। यस बना अगर लेना कोई भी उसको चोरी नहीं कर सकता, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जो आपका टैगिंग पीरियड जो है, पहले जो टर्न अराउंड टाइम था वो 10 से 15 दिन के अंदर आदमी सोच लेता था कि मुझे तो सुन प्रॉपर्टी खरीदनी है और स्टार्ट खरीद करूँगा तो डायरेक्ट पीपीटी पे नहीं आज के जाऊँगा टाइम पहले में जो इनकम टर्न अराउंड पीरियड है वो 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, कभी होगा, एक साल भी पहले लगता है, जैसा था क्योंकि वैसे seal of ही property करना। होती है उसकी, कैसे भी और करके कुछ हो जाना। प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम लोग ने उसके ऊपर भी ध्यान दिया हुआ है। अगर आप लोग के ऊपर ही छोड़ूंगा मैं कि आपको 60 डेज का चाहिए, 90 डेज का चाहिए, 180 डेज का चाहिए, वी आर रेडी टू गिव, क्योंकि हमको आपका कुछ भी खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि आपका टैगिंग पीरियड खत्म हो गया और हम लोग खुद ही ले लें, नो। तीसरी बात, अगर आप कहाँ पे भी थाना के अंदर या जिनके साथ भी हम लोग ने डील किया हुआ है, सबको आप पूछ सकते हैं कि हमारा कहाँ पे भी 1 रुपए का भी ब्रोकरेज बाकी नहीं। सबको टाइम पे ही आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी, उसमें भी हम लोग एक स्टेप अहेड जा रहे हैं, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना पड़ता है। तो हम लोग एक जन के साथ टाइप कर रहे हैं, आपके क्लाइंट को रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली वो जैसे लीगल लाइसेंस का होता है वैसे इसी के लिए भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं कि वो भी उनके मुताबिक ही हो जाएगा, मतलब टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। बहुत से टाइम वहाँ पे मिसमैच होता है, अरे उसका जो क्या बोलते हैं विटनेस नहीं रहता है, बहुत सी दिक्कतें होती है। तो वो अगर उसी के घर पे है तो किसी बाजू वाले को बुला के वो कर ले, तो उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। हमारा जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं अगर उसके बारे में बात करूँ या अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बात करूँ, तो ऐसा है कि फेमिनिन हेरिटेज जो ऑलरेडी मेरा दिसंबर में उसका पोजीशन है। दूसरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ब्लूबेरी है और एक जो है वो वाइट रोड, वो आरटीओ के पास है। और विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स अगर आप लोग में से जितने भी लोग हैं तो पूरा टाइम फुल टाइम भी अगर काम करते हैं, फुल टाइम, आई कैन एश्योर यू उतना हमारे पास उतना स्टॉक है। मोर देन 1 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का एक्विजिशन ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है। 1 करोड़। आप लोग में से अगर अच्छा भी बिजनेस करते हैं तो नेक्स्ट 5, 7, 8 साल इजीली आप हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हमको भी आपकी जरूरत है और आप लोग को भी ऐसे डेवलपर्स की जरूरत है जो आपका मतलब वहां पे आपको मतलब वेलकमिंग फील होना चाहिए। वो आज की तारीख में बहुत से ठिकाने पे नहीं होता है। उसका रीजन मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए हम लोग कुछ मांग नहीं रहे, हम लोग फ्री में दे रहे हैं। आज मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि फ्री सेमिनार रखा है, कितने लोग आएंगे पता नहीं। तो सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूंगा कि आपने टाइम निकाला, और ये आपके लिए अच्छा इसलिए है बिकॉज वो जो कॉम्प्लायंस है वो अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो आप पे मतलब पेनल्टी भी आ सकती है और जो आपका रेरा नंबर है, क्योंकि आज सब जो भी डेवलपर्स है वो आहिस्ता जैसे पंड्या साहब ने मेरे को बताया कि बहुत से लोग अभी आके बोलते हैं कि अरे मेरा रेरा नंबर चल नहीं रहा है या है नहीं। वी आर ऑलवेज देयर कि आप लोग के साथ या आप लोग के पीछे हम लोग चलने के लिए रेडी हैं, लेकिन ओनली सब्जेक्ट टू कि कहाँ पे भी आपका जो क्लाइंट आता है उसको भी जो भी आप बता रहे हो एक्चुअल बताओ तो मजा आएगा काम करने में। तो आगे मतलब आपको रेफरल भी मिलेंगे, क्योंकि रेफरल जो क्लाइंट्स रहते हैं वो काफी अच्छी तरह से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये प्रोग्राम है वो थोड़ा लेट हो गया है, हम लोग 3 बजे का सोचे थे, ये 4 o'clock हो गए, तो मैं इनको बोलूंगा कि लेट इनको। थैंक यू समीर सर। और इसके बाद क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और काम बहुत सारा बाकी है, मैं एडवोकेट शादाब सर को आवाज देता हूँ कि वो यहाँ आए और इस अच्छे से सेशन को शुरू करें और हमको पता चले कि हमें क्या करना है कंप्लायंस में। थैंक यू शादाब सर। थैंक यू शारिक सर।
So first of all, very good evening to all my friends who have assembled for today's wonderful workshop. तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे समीर भाई ने जो बताया, ये मैंने देखा है कि बहुत कम ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो एजेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। जो डेवलपर्स खुश होते हैं कि अगर एजेंट्स के पास कंप्लायंसेस नहीं है, रेरा नंबर प्रॉपर नहीं है, तो उसमें बिल्डर का फ़ायदा होता है। बहुत सारे डेवलपर होते हैं कि बोलते हैं कि आप हमको 1% देंगे, आपके पास रेरा प्रॉपर नहीं है, एक्सपायर्ड हो गया है या कंप्लायंस नहीं है, तो हम आपको 1% ही ब्रोकरेज दे सकते हैं। तो मतलब ये जो भी हमारे अंदर इनएफिशिएंसी होगी उसका पूरा का पूरा फ़ायदा डेवलपर उठाएगा। बट यहाँ पे मैंने देखा समीर भाई को, और इनकी बात जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये उल्टा है। ये एजेंट्स के बारे में इतना चिंता कर रहे हैं कि हमारे सीपीज जो भी हमारे से कनेक्टेड है, ये जो हमारे आसपास के लोकेशन की सीपी है, वो रेरा के बारे में जो है चीज़ें जाने और रेरा के कंप्लायंसेस को पूरी तरीके से कर सके कि इनको ब्रोकरेज रिलीज करने में कोई इशू ना आए। क्योंकि जब इनके ब्रोकरेज रिलीज किए जाते हैं तो इनके पास सीए होते हैं, जो सीए इनको बताते हैं कि आप किसको कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि ऑडिट में हमको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समीर भाई का और हमारे समरिन ग्रुप का कि जो इस टाइप के आज के ज़माने में भी ऐसी सोच रखते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, तो मैं काफ़ी जगह मेरा स्पीच होता है, काफ़ी जगह मेरा सेमिनार्स होता है, मैं काफ़ी बिल्डर से इंटरेक्शन वगैरह भी करता हूँ। तो बहुत ऐसे कम डेवलपर्स होते हैं जो इस टाइप की सोच रखते हैं एजेंट्स के प्रति। बट उनमें से मैं एक यूनिक देख रहा हूँ मैं समरिन ग्रुप को और हमारे समीर भाई को, जिनका ज़्यादा एजेंट से कनेक्शन होता है। तो आप लोगों को एक अच्छा अवसर, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इन्होंने आज के हमारे रेरा वर्कशॉप के द्वारा दिया, तो इनका हम लोग सारे एजेंट्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। और एक बार समीर भाई के लिए समरिन ग्रुप के लिए एक बार जोरदार तालियां। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं। मैं आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, एग्जाम पास हो गए हैं? जस्ट प्लीज एक बार हाथ उठाएंगे। ओके। और जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग नहीं लिया है, रेरा ट्रेनिंग जिन्होंने नहीं लिया, जिनका पेंडिंग है, ठीक है, गुड। तो ऑलमोस्ट 50-50 है, मिक्स बैच है। काफ़ी लोग जो है जिनका ट्रेनिंग हो गया है, पूरे प्रोसेस से गुजर गए हैं, और जिनके लिए सारा कुछ नया है। अभी हम लोग रेरा में काम कर रहे हैं। रेरा जो 2017 फर्स्ट में 2017 से जो रेरा का नियम लागू हुआ, उसके बाद से जो है चीज़ें बहुत सारी बदल गई है। और जो हमारा अप्रोच है पहले और आज जो हमारा अप्रोच है, अब ज़रूरत है कि उसको भी हमें बदलना है। क्यों उसको बदलना है, उससे क्या होने वाला है, ये सारे आज के वर्कशॉप में हम लोग समझेंगे। और आज के वर्कशॉप का मेन उद्देश्य ऐसा है कि जब ऐसा क्लोज बैच जब रहता है तो इंटरेक्शन करने के लिए हमें आसानी होती है। तो हमारा मेन रहेगा कि जब मेरा ख़त्म हो जाएगा स्पीच, सारा पीपीटी प्रेजेंटेशन, तो आप लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप जो है आप क्वेरी के तौर पे ऑन द स्पॉट जिसका सोल्यूशन दिया जा सकता है वो मैं बता दूंगा। जिसको हम लोग टाइम लगेगा, जिसका हम लोग को थोड़ा सा और डिटेल लेना होगा, तो उसके बारे में बता दूंगा। मेरी टीम है, वो आपका जो भी डिटेल्स है वो लेके फिर आपको कंसल्ट करके आपका प्रॉब्लम जो है जहाँ तक हो सकता है सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के वर्कशॉप को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो टाइमलाइन है रेरा वर्कशॉप का, वो टाइमलाइन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे जिन्होंने रेरा कर लिया है उनको भी ये पता होगा, ये रेरा टाइमलाइन, ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। यहाँ से आपको जो नए लोग हैं उनको भी समझ आ जाएगा, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है ये चीज़, लेकिन उनके लिए भी कुछ नई चीज़ मैं बताता हूँ। देखो, ये शुरुआत होती है, बहुत सारे लोग कॉल आता है कि सर मुझे रेरा लाइसेंस बनाना है, तो उनको लगता है कि पहले जैसा था कि हमने KYC सबमिट किया, 11,000 सबमिट किया, पैसा पेमेंट किया, हमारा लाइसेंस आ गया। ऐसा नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी ट्रेनिंग से। आपको ट्रेनिंग लेना होता है। ट्रेनिंग में क्या होता है वो भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी इन शॉर्ट हम लोग पूरे साइकिल को समझ लेते हैं कि आप ट्रेनिंग लोगे पहले। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे प्लीज आ सकते हैं, जिनको देखना है। कुर्सी थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लें।
तो पहले ट्रेनिंग के बाद में जो है फिर आपको नेक्स्ट पार्ट आता है एग्जाम अपीयर करने के लिए। पहले आपको एग्जाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक बार आपने एग्जाम रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर आपको हॉल टिकट मिलता है। हॉल टिकट के बाद आपको बाकायदा जो है एग्जाम सेंटर पे जाना होता है एग्जाम देने के लिए, और वहाँ पे एग्जाम पास होने के बाद में फिर उसके बाद आपका आता है रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फिर आप जाके रेरा में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो एट द टाइम ऑफ रेरा रजिस्ट्रेशन आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। जब तक वो आपके पास नहीं रहेगा आप रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। आप टेम्परेरी भी नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर मैं टेम्परेरी नंबर मिल जाएगा क्या, ऐसा कुछ टेम्परेरी सिस्टम नहीं होता है। आपके पास एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी जाके जो है आप रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पे काफ़ी लोग पास आउट हो गए हैं, तो यहाँ तक तो प्रोसेस उनका कंप्लीट हो गया कि रेरा रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया, बट ऐसा नहीं है, ये आपका लास्ट नहीं है। अब इसके बाद भी एक स्टेप आता है, वो स्टेप जो है वो है कंप्लायंसेस का। आपका एक बार रेरा नंबर आ गया, आपका रेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि आपका काम खत्म हो गया है। अब आपको कंप्लायंसेस करते रहना है। जिस तरीके से आपको पता होगा डेवलपर को भी कंप्लायंस करना होता है, तो डेवलपर के कंप्लायंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डेवलपर का जो कंप्लायंसेस होता है उसको हम लोग हर 3-3 महीने में अपलोड करना होता है ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, QPR। जिन्होंने ट्रेनिंग ले लिया एग्जाम पास किया आता है ना QPR। तो QPR में 3 टाइप के फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म नंबर है वो, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा पुराने लोगों का। 3 फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 1, 2, 3। एक आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट होता है, एक इंजीनियर सर्टिफिकेट और एक CA सर्टिफिकेट। तो ये 3 सर्टिफिकेट हर 3-3 महीने पे डेवलपर को जो है रेरा में सबमिट करना होता है। तो ये बिल्डर का, ये डेवलपर का कंप्लायंस है। इसी तरीके से एजेंट्स का भी कंप्लायंसेस होता है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से कंप्लायंस आपको करना होता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं आपको साइकिल समझा रहा हूँ कि आपने ट्रेनिंग लिया, आपने एग्जाम दे दिया है, पास हो गए, आपने रेरा रजिस्ट्रेशन किया और आप रेगुलर कंप्लायंसेस कर रहे हो। अब ये जो आपको वैलिडिटी मिलती है रेरा रजिस्ट्रेशन और जो एग्जाम पासिंग की जो वैलिडिटी होती है, ये होती है सिर्फ 5 सालों के लिए। तो 5 साल के बाद में वापस से साइकिल फिर शुरू हो जाएगा। तो इट्स लाइक अ साइकिल, कंटिन्यूअस साइकिल। तो ये काफी लोगों को पता नहीं है। जो एग्जाम पास हो गए, जिनका रेरा आ गया, उनको लगा कि अब हमारा क्लियर हो गया, अब हम लोग निवांत है, अब बिंदास धंधा करेंगे, लाइफ लॉन्ग एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है। फिर 5 साल के बाद में आपने देखा रहेगा तो रेरा में आपको सर्टिफिकेट पे वैलिडिटी लिख के आती है। आपको जो एग्जाम पास जब आप करते हो तो एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट पे भी वैलिडिटी लिख के आती है कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। तो मतलब 5 साल के बाद दोनों की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, और वो वैलिडिटी के बाद में फिर आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेके एग्जाम देंगे, फिर वैसी से। तो अभी हम लोग इंडिविजुअली हम लोग समझते हैं कि ये स्टेप को थोड़ा सा, काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया है, तो उनको थोड़ा सा और एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहला पार्ट है आपका ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में मैं अगर आपको बात करूं कि सबसे पहले ट्रेनिंग जो होता है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। उसमें आपका 20 आवर्स का सेशन किया जाता है। अब वो 3 दिन में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम लोग सेशन चला के 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। वो 20 घंटा हम लोग कंप्लीट करते हैं। वो 20 आवर्स में जो है हम लोगों को 10 चैप्टर है रेरा ने प्रिस्क्राइब किया है, हैंडबुक पे सारा वो डिटेल्स दिया गया है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और एग्जाम में मोर और लेस उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो हैंडबुक है उसमें से आएंगे, और बाकी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रैक्टिकल आप डील कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी कितना आएगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना होगा, GST कितना लगता है। तो ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज जो रहते हैं वो सारे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर कोई एस्टेट एजेंट है जो 5 सालों से काम कर रहा है और प्रैक्टिकल अच्छे से कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो आसानी से जो एग्जाम पास हो जाता है। तो ये आपका ट्रेनिंग होता है जिसकी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की फैसिलिटी होती है, प्लस इसकी एक फीस होती है जो आपको पे करना होता है जहां से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ट्रेनिंग के लिए जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जिनको रेरा ने परमिशन दिया है इस टाइप की ट्रेनिंग कंडक्ट करने का। उसमें से एक जो है RAGC का आपने नाम सुना होगा, रुस्तम जी एकेडमी। काफी लोग यहाँ पे जो पुराने लोग हैं वो वहीं से उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट भी किया होगा।
तो आप लोग बाकी लोगों की जानकारी के लिए कि आप जो फीस पेमेंट करोगे वो रुस्तम जी को पेमेंट करते हो 5,900। तो वहां पे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अब वहां पे मैं एज अ ट्रेनर भी रहता हूँ, काफी मेरे पास अवेलेबिलिटी होती है टाइम की, तो मैं भी बैचेस को ट्रेन करता हूँ। तो एक बार जब हम लोग ट्रेनिंग जब आता है ना, तो ट्रेनिंग में हम लोग फिर इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं रेरा के एक्ट के बारे में, सेक्शंस के बारे में, जो 10 चैप्टर्स हमको बताए गए हैं उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, और रेरा हमसे क्या क्या कंप्लायंसेस चाहता है, रेरा हमारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा है, क्या ड्यूटीज है हमारी, डेवलपर की क्या ड्यूटीज है, कस्टमर की क्या ड्यूटीज है, वो सब हम लोग जो है उसमें 10 मतलब वो 20 20 आवर्स का जो सेशन होता है उसमें हम लोग सारा चीज डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका इन शॉर्ट, मैंने ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो आपका आता है एग्जाम रजिस्ट्रेशन। आप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, ऑनलाइन पोर्टल से आपको अप्लाई करना होता है। एग्जाम अप्लाई करने के टाइम पे जो है उसकी फीस होती है 1500 रुपीज, 1500 रुपए, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम पेमेंट में वहां पे आपको डायरेक्ट पे करना होता है वो। अब एग्जाम के बारे में आपको मैं अगर थोड़ा सा बता दूं ब्रीफ में, तो सबसे पहले ये एग्जाम जो है 100 मार्क्स का होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होते हैं, और इसमें आपको पास होने के लिए जो है 40 मार्क्स लाना है। तो 40 मार्क्स लाने के लिए कितने एमसीक्यू आपके सही होने चाहिए? 20 एमसीक्यू सही होने चाहिए। अगर आपके 20 एमसीक्यू सही है तो आप पास हो जाते हो। अब तक का अगर हम लोग इसको देखते हैं तो हमारा पासिंग परसेंटेज जो है वो 85 पासिंग परसेंटेज होता है ओवरऑल। अगर मैं बात करूँ तो 85 लोग जो है 85% लोग पास हो जाते हैं इसके अंदर। इसमें अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको एग्जाम के सेंटर पे जाके एग्जाम देना होता है। जिस तरीके से मान लीजिए ट्रेनिंग हम लोग तो कहीं भी कंडक्ट कर सकते हैं, हमारा आने वाले दिनों में ये भी प्लान है कि हम लोग यहीं पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आप ट्रेनिंग कहीं भी ले सकते हो। लेकिन जब आप एग्जाम अप्लाई करोगे तो आपको जो सेंटर अलॉट किया जाएगा उसी सेंटर पे आपको एग्जाम जाके देना है, और ये आप हमारे हाथ में नहीं रहता है। हम लोग से प्रेफरेंस मांगा जाता है। अब हम लोग प्रेफरेंस तो देंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हमने जो प्रेफरेंस को दिया वहीं पे हमको सेंटर आएगा। सेंटर ओवरऑल मुंबई में कहीं पे भी आ सकता है, आपको वसई, विरार, पनवेल कहीं पे भी आ सकता है। तो वहां पे आप जाते हो, वहां पे 1 घंटे का एग्जाम होता है, पीसी पे ही एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जिन्होंने एग्जाम दिया है तो उनको ये चीज पता होगी, जिनके लिए नया है उनके लिए जानकारी मैंने बताया। तो इस टाइप का आपका एग्जाम का प्रोसेस आपका कंप्लीट कर लेते हो आप, और आप एग्जाम पास कर लेते हो, तो आपको फिर वहां से जो है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशू हो जाता है। देन उसके बाद में आता है रेरा रजिस्ट्रेशन पार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग समझते हैं। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए भी कुछ इसमें एडिशनल मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे अलग अलग लोग यहाँ पे एज अ रियल एस्टेट एजेंट काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उनको ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमारे हितेश भाई बैठे हैं, हितेश जगासिया। अभी हितेश भाई, आपका जो रेरा नंबर आपने लिया, रेरा लाइसेंस आपने लिया, बराबर, आपका पहले भी था? पहले भी था आपका। तो पहले पुराना जो रेरा लाइसेंस था वो क्या नाम से था आपका? क्या नाम से? हितेश जगासिया, ओके। और अभी जो आपने रेरा लाइसेंस लिया है वो अभी मैं सेम चल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आफ्टर 2 इयर्स आई एम गोइंग टू टेक इन गणेशा प्रॉपर्टीज। ओके। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या समझना है कि ज़्यादातर लोगों ने जो पहले रेरा लाइसेंस बनाया 2017-18 में, जो लोगों ने बनाया, तो सब लोगों ने अपने अपने नाम पे बना लिया। अभी ऐसे हितेश भाई ने बताया कि इनका लाइसेंस का नाम है हितेश जगासिया, जो इनके रेरा लाइसेंस पे नाम है। बट ये जो बिजनेस करते हैं, जो इनका बिजनेस का जो नाम है, फर्म का जो नाम है, वो है गणेशा प्रॉपर्टीज। तो ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगा है वो है गणेशा प्रॉपर्टीज का, बट लाइसेंस जो है, लाइसेंस पे गणेशा प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, गणेशा वहां पे लिखा है हितेश जगासिया। तो ये डिस्क्रिपेंसी जो है रेरा ये समझता है। तो रेरा बोलता है कि जो आपके बोर्ड के ऊपर नाम है वही नाम आपके लाइसेंस पे भी होना चाहिए। अब यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे भी जिनके फर्म के नाम पे रेरा नंबर होगा। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसका फर्म के नाम पे? ओके, गुड। आपका क्या फर्म का नाम है सर? ओके। तो आपका प्रोप्राइटर में है कि? ओके। पहले आपके पास पुराना रेरा था? ओके ओके। तो इस तरीके से देखिए, ये मेरे ही पास स्टूडेंट है, तो इन्होंने पहले अक्सर जो है लोग इंडिविजुअल नाम पे ही लेते थे। बाद में मैंने फिर ट्रेनिंग में बताया कि आप लोग फर्म के नाम पे लो, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बिजनेस जो करते हैं फर्म के नाम पे करते हैं।
तो अगर आप फर्म के नाम पे करोगे तो लाइसेंस भी आपके फर्म के नाम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो भी सवाल है आप उसको नोट डाउन कर लो, दिमाग में रख लो, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे तो वहाँ पे हम लोग एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया आपका कि आपको फर्म के नाम पे लेना ज़रूरी होता है, और अगर आप फर्म के नाम पे बिजनेस कर रहे हो तो बट ऑब्वियस रेरा में भी आपका लाइसेंस पे भी वही नाम होना चाहिए, तो डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। देन हम लोग आते हैं कि इसमें क्या आपको डॉक्यूमेंट्स होता है। बहुत सारों के सवाल ऐसे होते हैं कि भाई मुझे फर्म के नाम पे बनाना है तो मुझे करंट अकाउंट देना पड़ेगा क्या, मुझे गुमस्ता देना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही आपका हो जाता है। देन उसके साथ साथ में आपको कुछ लेटर हेड है, रिसीट है, ITR है या तो डिक्लेरेशन है, इसके पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होते हैं जिस फॉर्मेट में आपको सब बना के जो है सबमिट करना होता है। देन ये नॉर्मल प्रोसेस अगर हम लोग देखते हैं तो 30 to 60 डेज में आपका जो है रेरा बन के आ जाता है। देन इसमें रेरा की जो फीस है, जब आप इसको रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको एक फ़ीस पे करना होता है जो 11,121 होता है। ये आपको डायरेक्टली रेरा को पे करना होता है, और उसके बाद में जो आपको मिलता है तो ये आपकी 5 years वैलिडिटी के साथ में आपको मिलता है। तो ये एक ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया कि रेरा रजिस्ट्रेशन जो है ये आपके एग्जाम पास होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है जो आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में यहाँ तक तो जो नए लोग थे उनको भी पता चल गया है। अब उसके बाद में जो है एक नेक्स्ट स्टेप आता है कंप्लायंसेस। जैसे आपके पास रेरा लाइसेंस आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब काम खत्म हो गया, अब उसके आगे कंप्लायंस आपको करना है। तो एज अ एजेंट हमें क्या कंप्लायंसेस करना है वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हमें कंप्लायंसेस क्या करना है एक बार साथ में बताएंगे सब लोग। 6 month रिपोर्ट। अब 6 month रिपोर्ट में क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर हमारा है वो फाइनेंशियल ईयर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक पार्ट में डिवाइड करोगे तो अप्रैल से लेके अगस्त, और एक हो गया आपका सितंबर से मार्च। तो ये 6 महीना और ये 6 महीने। तो ये 6 महीने में जो भी आपका डील हुआ है प्राइमरी मार्केट में, जो भी आपका डील हुआ है, इसकी जानकारी, इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन होता है वो आपको रेरा को सबमिट करना होता है। तो पहले जो था वो आपको फॉर्म में फिलअप करके सबमिट करना होता था, अब आपको फॉर्म में फिलअप करके नहीं होता है, वो पोर्टल के ही जरिए आप जो है उसको सबमिट कर सकते हो। बट वो 6 month रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कैसा है वो मैं आगे और आपको बताता हूँ। देन इसके साथ साथ में जिनका रेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, जो आप काम कर रहे हैं, अब उनको चाहिए कि हर साल उनका ITR फाइलिंग होना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि आपको रेरा जो है कभी भी आपसे ITR मांग सकता है। क्योंकि आप जब रिन्यू करने जाओगे तो लास्ट 3 साल का तो बाय डिफॉल्ट मांगता ही है, बट इन जनरल भी रेरा कभी भी आपसे मांग सकता है। क्योंकि आप लोगों ने जब रेरा ट्रेनिंग लिया था तो उस टाइम पे आपको बताया गया था कि फंक्शंस ऑफ एजेंट और ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या है। तो ड्यूटीज ऑफ एजेंट में ये भी आता है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने में जो है ITR का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको हर साल जो है ITR फाइल करते रहना है। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है बिलो 20 lakhs और एक होता है अबाउ 20 lakhs। बिलो 20 lakhs और अबाउ 20 लाख। अब देखिए जिस किसी का भी 20 लाख के नीचे का इनकम है उनके लिए तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बट जिनका भी इनकम 20 लाख क्रॉस कर रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा मैं भी इसके बता रहा हूँ। अब आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो अक्सर जो है ब्रोकरेज जो भी आता है तो 20 लाख साल का क्रॉस हो ही जाता है, ठीक है। तो 20 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आसानी से क्रॉस हो जाता है। लेकिन वो 20 लाख क्रॉस करने की वजह से आपके ऊपर एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस का क्या बर्डन आता है ये किसी को नहीं पता होगा। किसी को पता है? नहीं, ये बताइए जरा जोर से बताइए क्या है। तो उसके लिए क्या है, कुछ और जानकारी थोड़ा बताएंगे आप? मनी लॉन्ड्रिंग के लॉस में आके कोई भी कैश डील्स होती है तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। तो आपने देख लिया तो यू विल गेट फाइंड और ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और एलॉबरेट कर देता हूँ कि 20 लाख का अगर आपके ऊपर अगर क्रॉस हो जाता है ना तो फिर आपको क्या होता है, PMLA एक्ट के तहत जो है आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना होता है। अब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होता है ना, ये कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आपने मेल कर दिया या आपने कॉल कर बता दिया, नहीं। उसके लिए आपको प्रॉपर जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है।
PMLA की वेबसाइट पे जाके वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, वो रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, वो अलग चीज़ है। पहला स्टेप है कि हमें अवेयरनेस आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अभी मैं पर्सनली अभी एक 15-20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, किसी एजेंट का ऐसी कॉल आया मुझको, उसको PMLA का एक नोटिस आया। प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि उसने वो नोटिस को देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, और वो नोटिस स्किप हो गई उससे, और बाद में जो है उसको फिर समन आ गया। अगर वो समन मिस कर देगा तो फिर अरेस्ट वारंट आएगा। तो समन जब उसको आया ना, तो वो शॉक लगा उसको कि ये समन क्यों आया मुझे। तो फिर उसने मुझे वो नोटिस भेजा, मुझे कॉल किया, फिर मैंने देखा, मैं बोला भी आपको तो, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, वो समन कहाँ पे था, दिल्ली जाके करने का था वो। तो वो लिटरली वो बंदा दिल्ली ट्रैवल किया वो, और वो दिल्ली जाके फिर वो पूरा एक्सप्लेनेशन उनको किया, और वो सारा एक्सप्लेनेशन करने के बाद वो सेटिस्फाई किया उनको कि मेरा जो एक्स्ट्रा इनकम था वो रियल एस्टेट का इनकम नहीं है, वो XYZ की वजह से वो सब बढ़ के दिख रहा है। फिर बाद में वो ऑफिसर लोग ने फिर वो अकाउंट उसका क्लोज किया वहाँ पे। तो आप सोचो कि एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा इशू हो सकता है। और ये नोटिस की जो मैं बात कर रहा हूँ, नोटिस तो बहुत लोगों को आया था, काफ़ी लोगों ने जो मुझे जानते थे, मुझसे कांटेक्ट किया उन्होंने, तो मैंने तुरंत उनको बताया कि आप नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई फाइल कर दो, क्योंकि आप रेरा का या PMLA या कोई भी इन जनरल नोटिस अगर आप स्किप करोगे तो आपको एक्शन बाद में, आज नहीं तो कल कभी भी लेगा रेरा। तो अभी होता प्रॉब्लम क्या है ना कि रेरा ने सारा चीज़ जो है ना पोर्टल पे कर दिया है, आपकी सारी जानकारी रेरा के पास आ गई है, और आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन के ज़रिए आपको एक प्लेटफॉर्म पे ले आया है, और जहाँ पे आपको ना बचना आसान नहीं है। पहले क्या था, 20 साल पहले अगर हम लोग जाएंगे तो कोई भी समन होता या कोई भी नोटिस आता तो आपके घर पे भेजा जाता था। तो आप मान लो घर पे नहीं हो तो वापस नोटिस चले गया, तो आप बोलते भाई हमको मिला ही नहीं। आज क्या होता है कि रेरा या PMLA कोई भी आपको नोटिस भेजेगा तो घर पे नहीं भेजेगा, आपको क्या करेगा, सिर्फ मेल कर देगा वो। तो इस तरीके से अथॉरिटीज़ को लोगों को पकड़ने के लिए, एजेंट्स को या इन जनरल किसी को पकड़ने के लिए उनका वो काम आसान हो गया। उनको क्या करना, सिर्फ मेल करना है, एक क्लिक कर देंगे तो 1000 लोगों को मेल चले जाएगा। अब वो मेल आया हमको, अब हमने ध्यान नहीं दिया, अब हमने उसका रिप्लाई नहीं दिया, अब फिर उसके बाद फिर समन भेजेंगे। वो समन अगर आप इस PMLA का समन स्किप करो तो बट ऑब्वियस अरेस्ट वारंटी आएगा। रेरा का अगर आप नोटिस को अगर स्किप करोगे तो फाइन लग जाएगा आपको। अब एक बार आपको फाइन लग जाता है ना, तो फिर आपको कितना भी आप एक्सप्लेनेशन दो कि मैंने देखा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा, कोई सुनेगा नहीं आपका। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो नोटिस, आपको नोटिस प्रॉपर देखना है कि आपको नोटिस मिल रही है, और अगर कोई नोटिस अगर आती है तो उसका प्रॉपर रिप्लाई देना है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने रेरा में कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर किया हुआ है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं रहता कि रेरा में ईमेल आईडी कौन सा रजिस्टर है। तो आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि रेरा में कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर है, क्योंकि रेरा से कोई भी नोटिस आएगा उसी ईमेल आईडी पे आएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपने को। तो जैसे मैंने PMLA एक्ट के बारे में बताया कि अगर आपका 20 लाख क्रॉस होता है तो फिर हम जो है उस कैटेगरी में भी आ जाते हैं जहाँ पे हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करना होता है। तो इसको अभी फिलहाल जो है ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके रेरा इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अभी तो कैसा है, एजेंट्स लोगों में रेरा का ही अवेयरनेस नहीं है। तो अब रेरा रजिस्ट्रेशन का जैसे से अवेयरनेस आ रहा है, लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का होने वाला है। तो ये आने वाले साल भर में जो है इसके ऊपर भी रेरा जो है स्ट्रिक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि हमें जो है अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और अपडेट रहने के लिए कैसा होता है कि आप लोग अपने लेवल पे अपडेट रहोगे, ठीक है। अभी इतना एक्टिविज्म जो है हर किसी में नहीं रहता है कि खुद से जाके हम लोग यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, हम सर्च करें, या रेरा के पोर्टल पे जाके हम सर्च करें। अब उधर होता क्या है कि अगर कोई एक आध दो इंसान ऐसा है कि जो पहुंच भी गया वहां तक इन्फॉर्मेशन लेने में, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वही है, कुछ और तो नहीं बता रहा है वहाँ पे, उसको सही तरीके से समझना उसको, तो ये बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए जो है मेरी एक चीज सोच होती है कि मैं ऐसा चाहते रहता हूँ कि इस टाइप की जो वर्कशॉप है ना, जो मैं कंडक्ट करते रहूँ मैं अलग अलग लोकेशन पे, कि जहाँ पे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले कि लोग जो है सवाल पूछ सके, लोगों की क्वेरीज जो है हम लोग रिजॉल्व कर सके। क्योंकि कैसा होता है कि अभी मुझे कॉल इतने सारे लोग आते हैं, कॉल पे एंटरटेन करना मेरे लिए आसान नहीं होता है।
तो इसीलिए अब ये वर्कशॉप जो हमने अरेंज किया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग हर साल में 1-2 इस तरीके के वर्कशॉप हम लोग करते रहे, जहाँ पे जो भी अपडेट आता है रेरा की तरफ से या और भी कुछ चेंजेस अगर होते हैं तो वो आप तक पहुँचा दिए जाए। तो आज तो हमारे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, नहीं तो बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ट्रेनिंग आप लोग जिन्होंने लिया है उन्होंने देखा होगा कि हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं, रेरा के रिलेटेड भी, रेरा के बाहर भी जाके हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आज हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, आगे हमें क्वेश्चन आंसर राउंड भी लेना है। अब यहाँ पे इसीलिए चूंकि जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोग इतना ज़्यादा जितना पॉसिबल होगा हम लोग करेंगे इंटरेक्शन, बट आगे अगर आपको कोई भी इश्यूज अगर आते हैं तो ये आपके लिए 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने दिया है। अगर रेरा रजिस्ट्रेशन या रेरा ट्रेनिंग का अगर कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है तो मिस पूनम है, इनका नंबर आप देख सकते हो, इनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और बाकी वर्कशॉप सेमिनार अगर फ्यूचर में कभी भी अरेंज होगा तो उसके लिए मिस्टर शारिक है जो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे या आप तक मैसेज पहुंचाएंगे। अभी हम लोग आते हैं रेरा के पोर्टल पे। मैं आपको अभी थोड़ा सा पोर्टल बताता हूँ कि किस टाइप का चीज़ है। अगर नंबर कांटेक्ट किसी ने देखना है जल्दी से एक बार देख सकते हैं। अभी हम लोग रेरा का पोर्टल समझते हैं। अभी देखिए ये, हाँ लॉग आउट करके लॉग इन करो, 1 मिनट ना। अभी देखिए ये रेरा का पोर्टल है ये, ठीक है। यहाँ पे एक बार जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। वो यूजर आईडी पासवर्ड आप एंटर करते हो तो फिर ये आपका पेज ओपन हो जाता है। तो जो आज के डेट में रेरा रजिस्टर्ड है, जिनका सब कुछ ओके है, तो उनका इस तरीके से पेज दिखेगा। तो कितने लोगों का रेरा रजिस्टर्ड एक्टिव है, जरा हाथ उठाएंगे। तो वो जाके आप लॉग इन करके देखना है कि आपका ऐसे ही पेज ओपन होना चाहिए। सब लोग ध्यान देख लो, ये आपने लेफ्ट साइड में देखा है, आपको अपडेट करके ऑप्शन दिखा रहा है, उसके नीचे HPR का ऑप्शन दिखा रहा है। ऐसा आपके लॉगिन आईडी पेज पे दिखाना चाहिए। अगर आपको HPR का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है मतलब आपका लॉगिन अपडेट नहीं है। आप एग्जाम पास हो चुके होंगे, बट आप एग्जाम पास होना सफिशिएंट नहीं है। एग्जाम पास आप हुए हो, रेरा को कैसे मालूम पड़ेगा एग्जाम पास हुआ आप? तो रेरा को तभी मालूम पड़ेगा जब आप यहाँ पे अपडेट करोगे उस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो HPR है, जो 6 मंथ रिपोर्ट की मैंने बात किया। अब देखिए रेरा ने क्या किया ना, सारा चीजें ना ऑनलाइन कर दिया है और कितना आसान हो गया रेरा को ट्रैक करने के लिए आपको। अभी देखिए आप अगर उस पर डेट पे ध्यान दोगे, अक्टूबर से मार्च में ये देखिए आप अगर 7/1 से लेके ये 31 तक है, ठीक है, मार्च। उस बीच में अगर कोई आपका डील हुआ है तो उसकी जानकारी आपको वहां पे देना है। और अगर आपने जानकारी नहीं दिया, अब वो क्या कलर का दिखा रहा है, वो रेड कलर का क्या मतलब हुआ? डिफॉल्टर। मतलब आप अगर एक 6 मंथ रिपोर्ट अपडेट करना मिस कर देते हो तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्टर दिखना शुरू हो जाता है। मतलब 3 साल के बाद भी रेरा आपको ट्रैक करके पता कर सकता है कि आप डिफॉल्टर हुए। एक तो होता है ना कि मतलब चलो अपन ये वाला 6 महीना डिफॉल्ट किए तो अभी अपन पकड़ेगा तो अभी 2 महीने में पकड़ लेगा। अगर 2 महीना अपन बच गए तो आप वापस से टेंशन नहीं अपने को, क्योंकि वो रिकॉर्ड से खत्म हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब से आपको रेरा लाइसेंस मिला है तब से लेके वो कंटिन्यूस 5 साल का पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा वहां पे। अभी आप देखो नेक्स्ट उसका क्वार्टर अगर आप देखोगे FY 25-26, उसमें ग्रीन कलर का दिख रहा है। ग्रीन कलर का मतलब आप देखो क्या है, एक्टिव है। क्या है ये? मतलब आपको वो सबमिट करना है। और आप जब सबमिट कर देते हो तो फिर आपको किस टाइप का वो वॉयलेट कलर का आपको दिखाएगा। आप देख सकते हो ऊपर आपको दिया है एक्टिव है, सबमिटेड है, डिफॉल्टर सबमिट है या डिफॉल्टर है। तो बोलने का मतलब है कि ये सारा जानकारी ना रेरा को एक क्लिक के ऊपर ही निकल जाता है इन्फॉर्मेशन। तो रेरा को अगर जानना है आज के डेट में कितने ऐसे एजेंट्स हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, जिन्होंने 6 मंथ रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, बस एक क्लिक करना है उनको, पूरा लिस्ट आ जाएगा। और दूसरा क्लिक करेंगे तो सबको मेल चले जाएगा। तो कोई मेहनत ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रैप होने हमारे लिए मतलब हमारे लिए मुश्किल हो गया और रेरा के लिए आसान हो गया हमें ट्रैप करना या हमें पकड़ना। तो इसीलिए बचना पॉसिबल नहीं है अभी। तो आज हम लोग अगर वही अप्रोच में जिएंगे ना जो हम लोग पहले जी रहे थे, तो हम लोग को बहुत भारी पड़ जाएगा आगे आगे। क्योंकि इनका मैं बताता हूँ मिनिमम पेनल्टी अगर लगेगा आपको ना तो 10,000 रुपये के नीचे नहीं लगता है। और डेवलपर्स को मिनिमम पेनल्टी जो है 50,000 रुपया लगता है।
और उसके बाद में जो है ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है, ये स्टार्टिंग ऑफर है, ये 10,000 पे स्टार्ट होता है, फिर आपका 25,000 है, नेक्स्ट 50,000 है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि अपने को अगर अपन ने प्रॉपरली टाइम पे सब अगर हमने किया, सब हमने अपडेट किया, तो हमें ज़्यादा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी से चालू हो गया 10,000 लगाने वाले थे। नहीं, इसमें कैसा है ना, काफ़ी लोगों को नोटिस, वो जो बिल्डर लोग का तो उन्होंने निकाल दिया QPR का, और डेवलपर को तो 1500 डेवलपर है जिनको 50,000 का पेनल्टी लगा दिया रेरा ने। अब क्या हुआ है कि ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल अभी 3-6 महीना पहले ही एक्टिवेट हुआ है। अगर जो पुराने जो है हमारे जिन्होंने रेरा कंप्लीट किया है उनको पता होगा, पहले अपना वेबसाइट दूसरा वेबसाइट था। तो पुराना जो वेबसाइट था ना, उसमें ना रेरा को ट्रैक करना आसान नहीं था, क्योंकि उसमें क्या होता था, हम लोग है ना मैनुअली अपलोड करते थे, तो उनको चेक करना बहुत आसान नहीं था। उनको जा जाके एक एजेंट का चेक करना पड़ेगा कि इसने सबमिट किया कि नहीं सबमिट किया, तो वहां से हमें ट्रैक करना आसान नहीं था। बट अब ये नए पोर्टल पे क्या हुआ है ना, इनको आसान हो गया ट्रैक करना। एक बस 2 क्लिक करेंगे, पूरा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा इनका। तो इसीलिए जो है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग डे 1 से जो है आप प्रॉपरली काम करो, आप टाइम पे सब सबमिट कर दो। क्यों? क्योंकि आप 6 महीने के बाद में सबमिट भी करोगे ना, तो वो देखो इस तरीके का वो डिफॉल्टर दिखाएगा। यहाँ पे आप देखोगे डिफॉल्टर सबमिट, अगर आप लेट सबमिट करोगे तो भी दिखेगा वो डिफॉल्टर सबमिट हुआ है बोल के। तो 3 साल के बाद भी रेरा आपको कभी बुलाता है, कोई कुछ XYZ होता है, तो आपको दिखाएगा रेरा कि तुमने ये वाला रिपोर्ट जो है डिफॉल्टर में सबमिट हुआ है, लेट सबमिट किया है। तो बोलने का मतलब है कि सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन जो है रेरा के डेटाबेस में जो है स्टोर हो रही है, और वो रिफ्लेक्ट होना बहुत आसान हो गया। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमारा जो पहले का अप्रोच था और आज के जो अप्रोच है उसमें हमें एक चेंजेस लाना जरूरी है। क्योंकि रेरा आपको कुछ भी अगर बोलेगा, रेरा आपको कुछ भी बोलना चाहता है तो आपको कॉल नहीं आएगा, आपको सिर्फ आएगा मेल। और अगर आपने मेल का जवाब नहीं दिया, आपने मेल नहीं देगा, तो कोई एक्सक्यूज नहीं आपकी सुनी जाएगी। आपको सीधा जो है पहला तो आपको शो कॉज नोटिस आएगा, वो शो कॉज नोटिस को आपको एक्सप्लेन करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर आपने 15 दिन में प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करके रेरा को सेटिस्फाई किया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी का नोटिस आ जाएगा या आपको रेरा में समन करने के लिए बुलाएगा। तो ये इन शॉर्ट जो है ये सारी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम लोग जो है जो भी आपकी क्वेरीज है उसको हम लोग कोशिश करते हैं जितना हम लोग हो सके उस पर हम लोग बात करते हैं। हाँ यस बोलिए। 3-4 पॉइंट। हाँ बोलिए। पहला पॉइंट है कि अगर किसी ने डील नहीं करी है तो फिर भी अपडेशन कैसे करेगा, मतलब डिफॉल्ट ना जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे होम पे जाओ। अभी यहाँ पे 1 मिनट सर बैठ। अभी देखिए सबसे पहले जिनका रेरा एक्टिव है, वो जाके आज ही जाके चेक करना है। क्या चेक करना है कि जब आप पहला ओपन पेज करते हो तो आपका ये ऐसा ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। अगर आपका ब्लैंक है तो ऐसा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बता देता हूँ मैं आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोजेक्ट नेम, प्रमोटर नेम। आप देखिए एसोसिएटेड विद रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, जो भी डेवलपर के साथ आप काम कर रहे हो ना उनका यहाँ पे दिखना चाहिए। मान लो अगर आज से आप लोग समरीन ग्रुप के लिए काम कर रहे हो, जो रेरा रजिस्टर्ड ऑलरेडी है, जिनका एक्टिव है, उनका यहाँ पे ना रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप समरीन ग्रुप के लिए काम कर रहे हो। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा और यहाँ पे प्रमोटर का नाम आएगा। यहाँ पे देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीज है। रेरा डेवलपर को बोलता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आते हो हमारे पास, कौन? डेवलपर। तो डेवलपर को एजेंट का लिस्ट सबमिट करना होता है। कौन से एजेंट का? जो ऑथराइज एजेंट है उसके। तो जिनका नाम रेरा में वो सबमिट करता है वो नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ऑटोमेटिक हमें नहीं करते। तो मतलब आपका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है या आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आपका नाम गया है रेरा में और आप ऑथराइज एजेंट हो। अब बहुत बार ऐसा होता है कि उस टाइम पे कोई था नहीं एजेंट, बाद में वो ऐड हुआ या बाद में वो प्रोजेक्ट में आया, तो उनको डेवलपर को ये ऐड करते रहना होता है, ये अपडेट होते रहता है। अब मान लो किसी डेवलपर को आपने बोला, वो फिर भी अपडेट नहीं किया, तो फिर अब रेरा ने ये नए पोर्टल पे ये सुविधा लाई है कि हम लोग अपने एंड से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। तो जब आप 6 मंथ रिपोर्ट सबमिट करोगे तो उस टाइम पे जो है इसको आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो वहाँ पे आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो आपको यहाँ पे दिखाना जरूरी है। वो सबसे पहले, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लो फ्यूचर में आपका अगर कोई भी ब्रोकरेज का अगर इशू होता है,
अगर आपका कोई भी ब्रोकरेज का इशू होता है और अगर आप रेरा को अप्रोच करना चाहते हो तो सबसे पहले रेरा आपको पूछेगा कि आप डेवलपर के ऑथराइज एजेंट हो या नहीं हो। तो जब आप बोलोगे मैं ऑथराइज एजेंट हूँ तो आपके बोलने से नहीं माना जाएगा। यहाँ पे देखेगा कि रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। आपके पेज पे डेवलपर का नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए और डेवलपर के पेज पे आपका नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है ना तो एक दूसरे के पेज पे एक दूसरे का नाम रिफ्लेक्ट होता है। तो इससे पता चलता है कि आप ऑथराइज एजेंट हो। तो अगर आपको रेरा को अप्रोच करना है तो रेरा सबसे पहले यही सवाल करेगा कि आपका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर आपका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप ऑथराइज एजेंट, मतलब पहला टेस्ट आप पास कर गए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको पहले तो ये टेस्ट को पास करने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ऑथराइज एजेंट हो। अब उसके लिए बहुत सारे तरीके, वो कैसा फिर लेंदी हो जाता है वो। और आपका ऑलरेडी अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो ये बहुत आसान होता है बताने के लिए, कुछ बताना ही नहीं है मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब मैं ऑथराइज एजेंट हूँ। ठीक है, पर डील नहीं हुई तो हाँ। अब ये दूसरा सवाल आता है कि मान लीजिए वो 6 मंथ रिपोर्ट, जब आप वो 6 मंथ पीरियड में आपका कोई डील नहीं हुआ है तो भी आपको वहाँ पे जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देना है, डील में आपको नील दिखा देना है, कोई अमाउंट वहाँ पे टाइप नहीं करना है, उसको हम लोग नील रिपोर्ट बोलते हैं। लेकिन 6 महीने का जो भी 6 मंथ रिपोर्ट होता है वो आपको सबमिट करना है, चाहे आपका डील हुआ है नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्राइमरी मार्केट का ही हमें डिटेल देना है, हमें रीसेल रेंटल वो सब देने की जरूरत नहीं है। और क्या, इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है मेरा कि सपोज डील हुई है मेरी पर डेवलपर ने रजिस्टर नहीं किया क्लाइंट को, हाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बराबर, मैं बिल रेज नहीं कर पाऊंगा। रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट नहीं किया, हाँ डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं किया तो मैं रेज भी नहीं कर सकता। बराबर बराबर। देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको डील जिस दिन आपने इनवॉइस रेज किया बराबर, एक तो वो डेट है, दूसरी डेट है कि जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा आया। तो आपको क्या डेट पकड़ना है, जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा आया वो डेट आपको पकड़ना है। वो डेट आपकी जिस ब्रैकेट में जाती है उस ब्रैकेट के हिसाब से आप इंफॉर्मेशन दे दो। क्योंकि आपने मान लो इनवॉइस रेज किया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनवॉइस तो रेज कर लिया, पैसा नहीं मिला आपको XYZ रीजन की वजह से, हो सकता है। तो आपने रेरा को पहले ही बोल दिया 2 लाख रुपए मुझे आ गया, वो तो आया नहीं है। तो इसीलिए आपको जिस दिन अकाउंट में पैसा आ जाता है आपको टेक्निकली वो डेट पकड़ के आपको सबमिट करना है। एक मिनट, और कुछ? हाँ, और भी पॉइंट है मेरे। Yes. जैसे आपने बिल वाला तो मुझे क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जैसे ब्रोकरेज जो डेवलपर देता है वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही कंपल्सरी दे सकता है, या उसका अगर ड्यू क्लियर कर दिया क्लाइंट ने हाँ। और रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो भी वो ब्रोकरेज देना चाहिए। ठीक है, अभी ये देखिए, ये ब्रोकरेज का जो इशू है ना, रेरा ने इसके लिए कोई रूल बनाया नहीं है। रेरा की तरफ से कोई फ्रेम नहीं है, टाइम फ्रेम कि डेवलपर ने कब ब्रोकरेज रिलीज करना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। ये आपका मार्केट में जो कन्वेंशन जो चल रहा है कहीं कहीं पे कुछ, ये डेवलपर टू डेवलपर भी ये डिपेंड करता है। कुछ डेवलपर का कुछ कैसा अरेंजमेंट होता है, तो आपको वो डेवलपर टू डेवलपर वो आपको देखना है। रेरा का यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है। एसोसिएशन को भी मतलब थोड़ा कुछ अप्रोच करना चाहिए। हाँ, वो अलग चीज़ है, वो उसकी बात की चीज़ है। बट आप यहाँ पे, मैं अभी फिलहाल हम लोग रेरा की बात कर रहे हैं। जनरल पब्लिक है इसलिए नहीं, उस पर हम लोग आएंगे। मेरा मोबाइल, हाँ, इस पे कैसा है ना, जैसे मैंने बताया आपको कि जो आपका ब्रोकरेज है रेरा में कोई उसका नियम नहीं है। ठीक है, अब आपने बोला जो एसोसिएशन, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। एक लास्ट पॉइंट है मेरा। अभी जैसे जो भी फंड्स रेरा को जा रहे हैं, हाँ जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बराबर। डेवलपर का पेनल्टी आ रहा है, बराबर। हमारा एग्जाम का भी जो फीस जा रहा है, उसका रेरा क्या यूज कर रही है हमारे डेवलपमेंट के लिए, इसका आइडिया आप दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये कैसा है ना, बीच में एक शॉर्ट वायरल बहुत हुआ था जिसमें बताया था कि रेरा की कमाई हो रही है, रेरा सिर्फ कमाई कर रहा है अपना। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, रेरा को हम लोग है ना ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए। पहले तो आप समझो कि रेरा क्या है। रेरा जो है वो एक एक्ट है और उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं महारेरा, जिसका फुल फॉर्म जो है हितेश भाई बताएंगे। महारेरा का फुल फॉर्म महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये आपके महारेरा, ये बॉडी है जो रेरा एक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। ये गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, इसमें जो बता रहा हूँ, ये हर स्टेट में जो है अपनी अपनी रेरा बॉडी होती है। तो जैसे यहाँ पे महारेरा, गुजरात में आप जाओगे तो गुजरात रेरा,
तमिलनाडु में जाओगे तो तमिलनाडु रेरा, ठीक है। अब इसका जो चेयरपर्सन होता है वो IAS ऑफिसर होता है, जो डायरेक्टली जो है स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। अब देखिए रेरा को जो है रूल्स रेगुलेशन बना के दिए गए हैं जिसको उसको काम करना है। रेरा जो है एक्ट है, जैसे आप पुलिस में अगर जाओगे आप FIR करने के लिए, आप कंप्लेन लिखाने के लिए, तो पुलिस क्या देखती है कि भाई आपका केस जो है किस सेक्शन में आएगा, तो उसको वहां पे मेंशन करना होता है कि भाई इस सेक्शन के तहत आपका FIR हुआ है। तो इसी तरीके से जब रेरा को हम लोग अप्रोच करते हैं या रेरा से हम लोग कोई भी रिलीफ मांगते हैं या रेरा कुछ भी काम करता है ना, तो रेरा को देखना होता है कि जो रेरा एक्ट 2016 है उसके किस सेक्शन में ये काम किया जा सकता है। पहली बात समझ में आई? तो वो एक्ट के अंदर ही रेरा को काम करना होता है। और ये रेरा जो महारेरा जो बॉडी है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे रेरा में अगर महारेरा की बात करूँ तो बहुत सारे इश्यूज है इसके अंदर, लेकिन महारेरा को ब्लेम करना कोई मतलब नहीं है क्योंकि महारेरा के पास पावर ही नहीं है। कैसा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि रिमोट मेरे पास है और मैं किसी को रिमोट कंट्रोल कर रहा हूँ, तो आप गाली दोगे उसको, बट बेचारा वो तो क्या करेगा, वो तो मेरे रिमोट के ऊपर काम कर रहा है, तो उसको गाली देने का मकसद है क्या कुछ? वो महारेरा काम करता है, महाड़ा काम करता है, सिडको काम करता है, तो सिडको जो भी डिसीजन लेता है अपने मन का ले सकता है क्या? महाड़ा अपने मन का ले सकता है, जब तक CM डिप्यूटी CM उसको हरी झंडी नहीं देंगे तो वो कैसा लेगा डिसीजन? वैसे ही महारेरा का भी है। महारेरा जो है रेवेन्यू मिनिस्टर के अंडर में आता है, तो जो रेवेन्यू मिनिस्टर उसको जो भी गाइडलाइन जो रूल्स रेगुलेशन देने होते हैं वो देते हैं वो, और वैसा महारेरा काम करता है। तो इसलिए महारेरा को डायरेक्टली ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, महारेरा जो भी कलेक्शन करता है वो कहाँ पे यूज कर सकता है, कहाँ पे यूज करता है, वो हमारे डोमेन की बात नहीं है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बट ऑब्वियसली वो स्टेट गवर्नमेंट को लास्ट में जाता है क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट बॉडी जो भी है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि महारेरा के हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट को मत देखो, क्योंकि आप नेगेटिव एस्पेक्ट को अगर देखोगे भी तो सिर्फ और सिर्फ खुद को डिप्रेस करोगे, खुद को फ्रस्ट्रेट करोगे, कर कुछ नहीं सकते हो आप। एक मिनट, आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं एकदम स्ट्रेट बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं जितना आप लोगों को नहीं मालूम है, मेरा तो रोज ही काम रहता है रेरा में, आना जाना हर चीज, डेवलपर की तरफ से, एजेंट्स की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, सब कुछ काम मैं करता हूँ, केस फाइट करना XYZ। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जो है सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। करने के जो इसके तरीके हैं ना, वो हम लोग तरीके पे काम नहीं करते। अगर वो तरीका मैं बोलूँ तो तरीके पे एक बंदा भी काम नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोगों को क्रिटिसाइज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करना है, या कोई शॉर्ट को हमको वायरल करना है या फॉरवर्ड करना है, ये सब बहुत आसान है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या है कि जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, समझदारी तो वही है कि उस पर डिस्कस करके फायदा नहीं है, क्योंकि वो मैं यहाँ पे 1 घंटा आपको रेरा के बारे में बताऊं कि वो क्या है, ऐसा है वैसा, उससे क्या हो जाएगा? क्या आपको कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा? आपको ट्रेनिंग आपको माफ हो जाएगी? नहीं, वो तो लेना ही है, कंप्लायंस करना ही है। तो उसके नेगेटिव पार्ट में जाके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी बात ही नहीं करना है अपने को। हाँ, जो हमारे कंट्रोल में है उसकी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं भी, अगर चलो मैं रेरा का चेयरपर्सन होता तो आपकी जो मेरी समस्या आप मुझे बोल रहे हो तो मेरे कंट्रोल में जो रहता है मैं उसका सोल्यूशन निकाल पाता। तो यहाँ पे तो पहले ये समझना है कि रेरा जो है, महारेरा जो है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है। अब रेरा आने की वजह से, महारेरा आने की वजह से बेनिफिट क्या क्या हुआ है वो अगर मैं आपको बताऊं और उस पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हुए हैं। आम कस्टमर 10 साल पहले एक कस्टमर को अगर कोई भी बिल्डर से प्रॉब्लम अगर आता था तो कहाँ जाने का उसको पता ही नहीं था। सिविल कोड में जाना है तो सिविल कोड के अलग पूरे CPC है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो उसको फॉलो करते करते बेचारा हाल जाएगा। आज मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर आपको 1 करोड़ का फ्लैट है और आपको अगर सिविल कोड में जाना है तो सबसे पहले तो आपके पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। देन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर है भी आपके पास तो आपको कोर्ट की फीस भरनी पड़ती है। वो कोर्ट फीस जो है, अगर 1 करोड़ का फ्लैट हो तो 50, 60, 70 हज़ार तो सिर्फ कोर्ट फीस जाएगी आपकी। तो ये इश्यूज थे। उसके बाद आप अगर चलो बोलेंगे ठीक है कंज्यूमर कोर्ट जाते हो, तो कंज्यूमर कोर्ट का आपको पता है कितना बुरा हाल है। कंज्यूमर कोर्ट में बेंच ही नहीं बैठता है,
आपका केस आएगा, बस तारीख पे तारीख चलते रहती है। तो आज कम से कम रेरा में लोगों के पास एक ये ऑप्शन तो मिला कि भाई अगर कुछ भी होता है XYZ तो आप रेरा को अप्रोच कर सकते हो। पहले अगर आपके पास एक रिसीट है, डेवलपर ने आपको एक नॉर्मल रिसिप्ट आपको दिया, बहुत सारे डेवलपर लोग जो है आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो बहुत बाद में बनाते हैं, MOU तो बहुत बाद में बनाते हैं, बहुत बार तो आपको बुकिंग फॉर्म पे ही आपको हो जाता है। अब आप वो बुकिंग फॉर्म लेके कहाँ जाओगे? तो आज रेरा होने की वजह से क्या है कि अगर आपकी बुकिंग फॉर्म है, आपके पास रिसीट है, तो भी रेरा आपके कंप्लेन को एक्सेप्ट कर रहा है। अभी आपको मालूम है कि जो भी रियल एस्टेट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 50% ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से जाते हैं। तो वो 50% जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वो तो इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब आप इन्वेस्टर हो तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कंज्यूमर कोर्ट है, वो इन्वेस्टर कोर्ट नहीं है वो। तो आप ऐसे ही कट ऑफ हो जाते हो। तो ये लिमिटेड ऑप्शन, तो उस लिमिटेड ऑप्शन में आज रेरा कम से कम एक है जहाँ पे आप चाहे इन्वेस्टर हो, आप चाहे कस्टमर हो, आपके पास चाहे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, नहीं है, MOU है, बुकिंग फॉर्म है, कुछ तो है, रिसीट तो है कम से कम, तो आप रेरा आपको जो है आपकी बात को सुन रहा है आपके फेवर में। आज मैं कितने सारे मैं पर्सनली केसेस हैंडल करता हूँ कि कितना, मतलब अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ कि अभी हम लोगों को ये सारे लोगों को ये पता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर मान लो आपने 5 लाख रुपया कहीं पे बुकिंग में डाला और 1 महीने के बाद में अपना कस्टमर बोला कि मुझे कैंसिल करना है, अब वो 5 लाख रुपए निकालने के लिए आपके और आपके कस्टमर का चप्पल घस जाएगा, वो पैसा मिलेगा नहीं आपको। ऐसी एक केस हुआ था लोधा विक्रोली में, मेरे क्लाइंट ने 8 लाख रुपए पेमेंट किया, उसको बताया गया कि ये आपका कॉर्नर फ्लैट है और यहाँ पे सामने पूरा ओपन व्यू आपको मिलने वाला है। इस बेसिस पे उसने सब ले लिया। 2 महीने के बाद में जब 40 लाख का पेमेंट करने गया ना, तो उसको पता चला कि वहाँ पे सामने दूसरा एक फ्लैट आ रहा है। तो उसको शौक लगा, बोला भाई मुझे तो ओपन व्यू चाहिए था, वो हिसाब से मैंने पेमेंट किया था, वो हिसाब से मैंने प्राइस भी मैंने ज़्यादा बार्गेन नहीं किया, नेगोशिएट नहीं किया, और अभी पता चल रहा है कि वहाँ पे एक अलग टावर आ रहा है तो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं, बोला भाई मुझे मेरा 8 लाख रुपये वापस दे दो, मैं कैंसिल करूँगा मैं। तो बोले नहीं, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो आपका 10% जो हम डिडक्ट करते हैं, फ्लैट का 1.5 करोड़ का फ्लैट है तो उसका 8% इतना, 10% इतना होता है, उतना होता करके बेचारा 3-4 महीना वो दौड़ा, कुछ उसको मिला नहीं। बाद में फिर वो आया रेरा का, हमने कंप्लेन फाइल किया। कंप्लेन फाइल करने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर सामने से, अभी उसका कंप्लेन हियरिंग में भी नहीं गया, डेवलपर सामने से अप्रोच किया, बोला भाई 8 लाख आपने पेमेंट किया था, 7.5 लाख हम रिफंड करने के लिए रेडी है। मैंने उनको पूछा कि 7.5 लाख चाहिए क्या? बोला जहाँ पहले कुछ नहीं मिल रहा था 7.5 लाख मिल रहा है, वो भी सामने से कॉल करके। कितने ऐसे पर्सनल केसेस मैं जानता हूँ जहाँ पे रेरा में हम लोग कंप्लेन फाइल करने के बाद में जो है डेवलपर और इज्जत करते हैं, क्योंकि कैसा होता है डेवलपर भी चाहता है कि केस को लंबा खींचने का मतलब नहीं है, वो सेटल कर लेते हैं हम लोग। तो बोलने का मतलब है कि रेरा के बहुत सारे फायदे भी है, बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है, जिसको जो एस्पेक्ट को हमें सोचना है और उसका हमें फायदा उठाना है। कितने ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टी फंसी थी, उनको अपना प्रोजेक्ट डिले हुआ था, उनको अपना फ्लैट अटका था, तो उन्होंने अपना फायदा उठाया। कम से कम उनको जब रेरा के बारे में नॉलेज पता चला कि भाई ऐसा भी होता है, तो उन्होंने खुद का कंप्लेन फाइल किया। तो इस तरीके से बोलने का मकसद ये है कि रेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, तो हम लोगों को आज के दौर में देखना है कि जो बेनिफिट्स है उसका हमें फायदा उठाना है, और जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स है वो बहुत ऑब्वियस उस पर काम करना है। बट उस पर काम करना, यहाँ पे हम लोग 10-20 जन 50 जन बैठ के उसकी बुराई करने से वो सॉल्व नहीं होने वाला है। उसके लिए अलग अप्रोच है। वो अप्रोच पे जब कभी टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा कि क्या अप्रोच है, क्या कर सकते हो, बशर्ते कि हम लोग उतना रेडी होने चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सर मेरा रिलेवेंट क्वेश्चन है अपना कंप्लायंस के ऊपर, इधर की बात करके बराबर। अभी आपने मेरे को बताया हम लोग को कि जो हम फाइल करते हैं 6 महीने का, उसमें कैसा है कि आपने बोला पैसा जब एक्चुअल आता है तभी आप करो। तो जनरली क्या होता है सर, प्रैक्टिकल मार्केट का प्रॉब्लम है कि 6 महीने का फाइल करना है। बिल मैंने आज रेज किया, इसमें एक सब क्वेश्चन भी है मेरा। बिल मैंने आज रेज किया, बिल रेज करने के बाद में पता चलता है कि डेवलपर अपने के साथ क्या ट्रीट करने वाला है, बराबर है। तो एक कैच ऐसा है जैसा आपने सजेस्ट किया कि पैसा आने के बाद आप डालो, उससे बेटर है मैं तो जो ऐसा कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं जब इनवॉइस रेज करता हूँ
ताकि मैं प्रोटेक्टेड भी रह जाऊं। मेरा अगर कोई ब्रोकरेज कोई नहीं दे रहा है, डिस्प्यूट कर रहा है, तो मेरा रेरा के रिकॉर्ड में चला जाता है। तो मैं इनवॉइस फाइल का डेट को वो ब्रैकेट में लेता हूँ, तो ठीक कर रहा हूँ। अभी देखिए इसमें कैसा है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे रेरा ने इतनी क्लैरिटी नहीं दी है, बट आपको रेरा एक चीज पूछता है, आपको भी पता होगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पूछ रहा है रेरा स्पेसिफिकली। अब ये कौन से ट्रांजैक्शन का डेट हुआ फिर? अब इस पे हाँ, तीन ट्रांजैक्शन। हाँ, एक रजिस्ट्रेशन हुआ हाँ, और एक इनवॉइस हुआ। इनवॉइस हुआ। आई बात समझ में? ट्रांजैक्शन का मतलब है कि पैसे का लेन देन। तो या तो जब बुकिंग टोकन अमाउंट दिया तब उस दिन एक ट्रांजैक्शन हुआ था, एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद में ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा, और उसका सब्सिक्वेंट पेमेंट भी तो किया है। तो कौन सा ट्रांजैक्शन? और एक हमारा ट्रांजैक्शन जब मुझे इनवॉइस का पैसा आया। अब ये जानकारी कौन दे रहा है? एजेंट दे रहा है। तो बट ऑब्वियस हमारे बारे में पूछेगा, कस्टमर के बारे में क्यों पूछेगा? तो जब मेरे बारे में पूछेगा तो मेरे ही ट्रांजैक्शन के बारे में पूछेगा। तो ट्रांजैक्शन कब होगा? जब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। तो इसीलिए जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तब आपको डालना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, एक और बताता हूँ मैं, कि देखो जैसे मैंने अभी जस्ट बताया ना कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करके कोशिश करते हैं समझने का, लेकिन वो समझने के बाद भी वो कितना आपका आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, फिर आप कैसे उसको समझोगे? अभी मैं यहाँ पे जब भी हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, मैंने पर्सनली मतलब मेरी टीम ने जो है तकरीबन 300-400 लोगों का रेरा रजिस्ट्रेशन किया है। 100 से 150 लोगों का कंप्लायंसेस हैंडल करते हैं। तो हम लोग इतना काम करते हैं, इतना मतलब इतने सारे क्वेरीज आते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी जो रूल में क्लियरली मेंशन नहीं होती, बट उस पर क्या करना है ना वो हमें पता रहता है, क्योंकि उस पर हमारा काम ही वो स्पेशल काम है ना, उस पर हम सोचना पड़ता है हमको। तो ऐसे छोटे छोटे, जैसे आपका छोटा सा डाउट है, बट ये कैसा, ये क्वेरी जो बहुत सारे लोगों को है और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। तो जैसा आप कर रहे हो ऐसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि इनवॉइस का डेट डाल रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए पेनल्टी नहीं लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेनल्टी लग जाएगा, नहीं, बट ये क्या है ना, टेक्निकली रॉन्ग है वो। टेक्निकली इसलिए रॉन्ग है कि वहां पे आपको स्पेसिफिकली पूछता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ इनवॉइस नहीं पूछ रहा है वो। ट्रांजैक्शन का मतलब है कि पैसे का हेरफेर होना चाहिए, पैसे का लेन देन। तो जब अकाउंट में आपके पैसा आया तो वो एक्चुअल डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। आपके अकाउंट में क्रेडिट होना एक रहेगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको पता रहेगा प्रॉपर्टी डिटेल्स कि कौन सी प्रॉपर्टी। एक मिनट सुनो, मैं कैसा है ना, मैं जो मैंने बताया बराबर, मैं उसको ओवर जस्टिफाई नहीं करने आया हूँ यहाँ पे। जो मुझे लगता है वो मैंने बता दिया। अब आपके अधिकार है, आपको जैसा करना है करो आप। ठीक है सर। मैं यहाँ पे जो भी आपको एडवाइस देता हूँ, सजेशन देता हूँ, ठीक है, वो जो मैं बोलूंगा वो मेरी जिम्मेदारी पे बोलता हूँ मैं। सर इसमें एक सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर एक सब क्वेश्चन है। मैं अपना स्टैंड बता देता हूँ। हम लोग एसोसिएशन है, हमारे पास जो मेंबर्स है उसके क्वेरीज आते हैं, ये डेवलपर पैसा नहीं दे रहा है, वो डेवलपर पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको फाइट करने के लिए इजी हो जाएगा। तो हम तो हमेशा हमारे मेंबर को सजेस्ट करेंगे डेट ऑफ रेजिंग अ बिल इज आल्सो अ ट्रांजैक्शन, अनदर वे। अभी सेकंड है कि मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मेरे को जीएसटी भी लगाता है। तो जब मैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट लिखना होता है वो भी जीएसटी करना है या नेट अमाउंट? अभी देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। आपका ऐसा मानना है कि अगर मैं डेट ऑफ इनवॉइस डालता हूँ तो कल को अगर वो बिल मेरा रेज नहीं होता है, डेवलपर क्लियर नहीं करता है, तो मैं एज अ प्रूफ उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको मैंने प्रूफ में क्या यूज़ करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपका प्रूफ ये रहेगा कि जो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपका प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, ओके, और अगर आपका डेवलपर ने बिल क्लियर नहीं किया है, तो वैसे भी आपको जो है इनवॉइस जो आपने रेज किया है उसका कॉपी अपने पास रहता है। वो इनवॉइस की कॉपी आपको सबमिट करना होता है रेरा में जब कंप्लेन फाइल करोगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको देखा जाएगा कि आप उसके, सबसे पहला सवाल ही आपसे ये करेगा रेरा कि आप डेवलपर के ऑथराइज एजेंट हो या नहीं हो। एक थोड़ा सा आगे ना, अब देखिए सर क्या है, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हो रही है कि जैसे डील हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, बिल रेज हुआ, मैंने 6 महीने की रिपोर्ट में नहीं डाला, बराबर। पैसा तो डेवलपर का इंटेंशन तो बाद में मालूम पड़ता है, ये इसका ग्राहक था, उसका ग्राहक था, बराबर। अब जब हम रिपोर्ट फाइल करते तो क्या हो जाता है सर कि मैं सैमरिन के साथ पहला काम कर रहा हूँ, समझ लो, तो
तो मैं जब अपना रिपोर्ट फाइल करूंगा तब सैमलिंग का नाम मैं मैन्युअल में डालूंगा, जिसकी वजह से वो मेरे डैशबोर्ड में भी दिखेगा, उनके डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रा एंट्री में दिखेगा। हाँ। तो जब मैं रिपोर्ट फाइल करूंगा तब जाके वो एंट्री होगी, अदरवाइज वो मिस भी हो सकती है। मतलब मैं बाद में जाऊंगा तो वो एंट्री नहीं दिखेगी, तो मुझे वो बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट हो जाएगा कि कभी कभार हमारे जो प्रॉब्लम्स है पुलिस स्टेशन तक भी जाते हैं, ये मैं अदर वे ग्राउंड जाता हूं, तो कभी हमको दिखाने को देखो सर हमने ये फाइल किया ये डेवलपर के केस में, तो हमको एडिशनल बेनिफिट होता है। तो वो हिसाब से मैंने अपनी बात कही है। अब मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरे को ग्रॉस रिसिप्ट डालना है या नेट अमाउंट जो ब्रोकरेज का 2% होके आता है वो डालना? नहीं, आपको अकाउंट में जो पैसा आ रहा है नेट अमाउंट वो तो टीडीएस माइनस करके जो आपको पैसा आ रहा है जीएसटी, क्योंकि वो आपका इनकम है। नहीं, जीएसटी नहीं, जीएसटी नहीं ना? जीएसटी नहीं, जीएसटी आपका इनकम नहीं है। हाँ नहीं, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप जीएसटी भी दिखाते हो टीडीएस, देखो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब इनवॉइस का डेट जब दोगे तो फिर आपको इनवॉइस अमाउंट देना पड़ेगा, हाँ देंगे बराबर। इनवॉइस अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट हमेशा अलग होता है। इनवॉइस अमाउंट आपका विद जीएसटी रहता है, विद टीडीएस रहता है, वो आपका फाइनल अमाउंट नहीं होता है। तो आप डेट अलग जगह से डाल रहे हो, अमाउंट अलग जगह से डाल रहे हो, तो टेक्निकली इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, वो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में समझ में आएगा। तो आपको कैसा करना है कि जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जब आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो आप वो डेट डालो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरी चीज, जो पैसा आपको एक्चुअल आपके पास आया है वो आपका इनकम है वो, क्योंकि यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि 20 लाख वाला क्राइटेरिया, जब 20 लाख वाला क्राइटेरिया में मालूम पड़ा अपन ने जीएसटी टीडीएस ऐड करके अपन 20 लाख क्रॉस कर रहे हैं फालतू का, तो फिर रेरा हमको बुला लेगा। और एक्चुअल में तो हम 20 लाख आया नहीं हमारे अकाउंट में, हमारे अकाउंट में आया 19,50,000, लेकिन चूंकि हमने टीडीएस जीएसटी सब मिला के डाल के बैठे हैं तो वो दिखा रहा है 25 लाख रुपए, 22 लाख रुपए। तो हम लोग फालतू में जा रहे हैं ना पीएमएलए के कंप्लायंस करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। अभी कैसा है आप लोग, यस, इसलिए मेरा सिंपल बोलना मतलब है कि आपको पैसा आया। यहाँ पे दूसरी बात क्या है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि 6 महीने में आपने जब अमाउंट डाला और आपने सबमिट किया तो रेरा को ऐसा लगता है कि भाई आपको वो अमाउंट, मान लो आपने 10 लाख रुपए डाला तो आपको मिल गया। रेरा तो यही कंसिडर कर रहा है, क्योंकि 6 मंथ रिपोर्ट लेने का मकसद ही 2 चीज है कि आप 6 मंथ रिपोर्ट में जो आप बता रहे हो आपकी इनकम और जो आईटीआर में आपकी इनकम बता रहे हो वो दोनों मैच होना चाहिए। तो आप 2 बार में बता दिए कि मुझे 10 लाख आया, मुझे 10 लाख आया, एक्चुअल में तो आपको आया ही नहीं है वो, आप लेकिन 6 मंथ रिपोर्ट में तो सबमिट कर रहे हो, तो रेरा तो मान के चल रहा है कि आपको आ गया है। तो ये चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दो इसके ऊपर, और आप इसको हैंडल कर लो। सर एक तो टीडीएस का जो आपने बोला, टीडीएस जो कट होता है वो हमारा ही अमाउंट है, बस बैंक से ऑफिस आता है, तो वी कैन नॉट डिडक्ट दैट बाय फाइलिंग द हाफ एक मिनट सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज, सबके लिए वो सवाल है। सेकंड मुझे क्वेश्चन पूछना था, जो आपके भी फाइलिंग होता है उसमें हम अपना ट्रांजैक्शन जो अपलोड करते हैं, एक ऑप्शन ऐसा आता है कि जैसे अभी सिंडिकेट्स करते हो, बुकिंग आपसे नहीं की, लेकिन उसके पीछे दूसरा सब ब्रोकर भी है, अभी वो सब ब्रोकर उसको इंक्वायरी भी उसके बुकिंग है, अभी वो बिलिंग मैं उसको करूँगा, तो नाउ देयर आर 2 पर्सन्स इन्वॉल्वड इन वन। Should some broker also file that report that वो mention करना चाहिए उसको? क्योंकि ultimately मेरे ख्याल से जो ये लोग ले रहे हैं details, it is not for ITR or anything, it is just for inventory management. Developer 100 units दिखाता है online, वो 100 units गए किधर? Developer बोलता है मैंने 10 यूनिट बेचे, बाकी 90 units broker ने बेचे, तो मैच होना चाहिए। उस हिसाब से ये किया गया है। देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए रेरा के पास ऑलरेडी जो है अलग ऑप्शन है, जहाँ पे रेरा कंपलसरी डेवलपर को बोला जाता है डिस्क्लोजर ऑफ सोल्ड एंड अनसोल्ड इन्वेंट्री। हर डेवलपर को हर 3 महीने पे सोल्ड और अनसोल्ड इन्वेंट्री को अपडेट करते रहना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो टीडीएस की बात की हो तो आप बोल रहे हो कि टीडीएस ही बैकडोर से आता है, कंपलसरी आपको आएगा क्या? हर केस में आएगा? हर केस में आएगा क्या टीडीएस का पैसा? एक मिनट मेरा एक, ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं है।
अच्छा, दूसरी चीज जो आपके अकाउंट में पैसा आता है वो टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट करके आता है, तो आपको वैसे भी नहीं मिल रहा है। वो आप क्लेम किए, वो सेकेंडरी चीज है। वो क्लेम होगा नहीं होगा, वो उसके बहुत सारे इफ एंड बट्स है उसके अंदर। तो इसीलिए अगेन आई एम टेलिंग कि जो आपके पास में, आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वही आपका एक्चुअल अमाउंट है जो आपको दिखाना है। आप अपना अपना कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया आपको, बाकी आप लोग उसको थोड़ा सा और रिसर्च कर लो। दूसरी चीज जो आप बोल रहे हो, देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि रेरा जब आया, जैसे इन्होंने बताया कि ब्रोकर होता है, सब ब्रोकर होता है, ये सब आम बात है, ये प्रैक्टिकल चीज ये सब होता है, ये ऐसा नहीं कि कोई नया चीज है। लेकिन प्रॉब्लम कैसा है ना कि आपको डेवलपर ने आपको एजेंट अपॉइंट किया, बराबर, डेवलपर ने आपको एजेंट अपॉइंट किया। अगर आपने मान लीजिए किसी और को उस बीच में एजेंट बनाया तो वो हो जाता है सब एजेंट, उसको हम लोग बोलते हैं सब एजेंट, बराबर। अब यहाँ पे देखिए डेवलपर जो है ना, ये है प्रिंसिपल, इसको रिलेशन इसको थोड़ा समझो। ये डेवलपर जो है ये प्रिंसिपल है, आप जो है एजेंट हो। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में है, डेवलपर और ब्रोकर के बीच में, कि भाई ये फ्लैट सेल करना है, ये फ्लैट सेल करने का मैं इतना पैसा दूंगा, बराबर। अब आप कैसे, आप डायरेक्ट बेच रहे हो, इनडायरेक्ट बेच रहे हो, डेवलपर को उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने फ्लैट सेल किया, 5 लाख रुपए डेवलपर ने आपके अकाउंट में डाल दिया। अब आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या आता है कि आप जब 6 मंथ रिपोर्ट सबमिट करोगे तो आप दिखाओगे कि भाई 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आया। अब आपने क्या किया, वो 5 लाख रुपए जो है उसमें से 2.5 लाख रुपए किसी और एजेंट को दे दिया आपने। अब यहाँ पे टेक्निकली क्या होता है कि पहली चीज कि जब आप जो भी सब एजेंट को जो पैसा आप दे रहे हो वो भी रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास भी रेरा वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। आप सोचोगे कि XYZ कोई भी है, ऐसा अलाउड नहीं है। तो वो पहली बात तो सब रजिस्टर है, जो भी सब एजेंट हमारा है, सब ब्रोकर है, वो रेरा लाइसेंस होल्डर होना चाहिए वो। दूसरी चीज, जो आपने 5 लाख रुपए में से उसको 2.5 लाख रुपए दे दिया है, अब उसको आप जो है ना ITR में आप उसको रिफ्लेक्ट करो। इसमें आपको रिफ्लेक्ट नहीं करना है। और डेवलपर तो सब एजेंट को जानता नहीं है, वो ना सब एजेंट, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको एजेंट को, वो आपके जो सब ब्रोकर है उसको आपने पैसा नहीं दिया तो वो डेवलपर को पकड़ सकता है क्या? नहीं, डेवलपर तो जानता ही नहीं उसको। तो वो आप और आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको ITR में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास आया तो था 5 लाख, बट वो 5 लाख मेरा इनकम नहीं था, उसमें 2.5 लाख रुपए पास ऑन हो गया है। अब वो ITR को, अगर मान लीजिए आपको कल को PMLA बुलाता है एक्सप्लेन करने के लिए और आप ये बोल रहे हो कि मेरा 2.5 लाख रुपए पास ऑन हुआ है दूसरे एजेंट को, तो फिर PMLA आपसे पूछेगा कि उसका रेरा लाइसेंस दो। वो इनवॉइस, वो आपका अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो आप इनवॉइस, वो आपको इनवॉइस रेज करे, आप दो उसको, क्योंकि आपके ITR में ऑडिट में हेल्प करेगा। बट अगर PMLA के तहत ED आपको बुलाता है इन्वेस्टिगेशन में, फिर आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन करना है, लेकिन वहां पे सामने वाला रेरा रजिस्टर्ड एजेंट होना चाहिए। अगर वो रेरा रजिस्टर्ड एजेंट नहीं है तो फिर फंस जाओगे फिर आप। उसको भी फाइल करना पड़ेगा। नहीं, वो आप और उसके बीच का है, वो डेवलपर से लेना देना। ओके, 1 मिनट, यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोग को? ये जो क्वेश्चंस आती है उसकी बुकलेट। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए 1 मिनट, जो हमारा रेरा ट्रेनिंग होता है, अभी यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जिनका ट्रेनिंग हुआ नहीं है, जो नए लोग हैं तो उनको ट्रेनिंग वगैरह करना है, तो उनके लिए जो है, उनकी जानकारी के लिए जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको 120 पेजेस की एक हैंडबुक रेरा की तरफ से मिलती है। वो मार्केट में मिलती है? आपको मार्केट में लेने की जरूरत नहीं है, जब आपका ट्रेनिंग होगा ना तो आपको हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन या पास पेपर्स? हाँ, वो PDF आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज सब लोग ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऐसा सोचेगा कि मैं डायरेक्ट एग्जाम दे दूं तो वो अलाउड नहीं है। आपको ट्रेनिंग कंपलसरी होता है, क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म भरने जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट नंबर वहां पे पुटअप करना होता है, उसके बाद ही आपको जो है
अभी एक मैं एग्जांपल देता हूँ इसी एग्जाम रजिस्ट्रेशन के टाइम का। एक बंदे ने क्या किया कि वो एग्जाम सर्टिफिकेट नंबर गलत टाइप कर दिया उसने। अब सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है। अब बेचारे से गलती हो गई और वो आगे पीछे होके वो गलत नंबर चले गया, उसका हॉल टिकट नहीं आया। अब कैसा होता है, आज हम लोग फॉर्म जब सबमिट करते हैं तो हॉल टिकट 1 महीने के बाद आता है। अब जब 1 महीने के बाद सारे लोग का हॉल टिकट आया तो उसका नहीं आया। वो परेशान हो गया, डाउनलोड कर रहा है, हो ही नहीं रहा। फिर वो बेचारा इधर उधर कॉन्टेक्ट किया तो बाद में उसको बताया गया कि आपने सर्टिफिकेट नंबर गलत डाला था। मतलब जो आपने सर्टिफिकेट नंबर दिया था ना, वो उन लोग अपने डेटा में चेक कर रहे हैं कि ऐसा सर्टिफिकेट इशू हुआ है कि नहीं, किसके नाम का इशू हुआ है। तो वो वहां पे तो दिखा नहीं रहा है रिकॉर्ड में, तो इसीलिए इनका फॉर्म जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया। अब ऐसे केस में क्या हुआ, बेचारे को अननेसेसरली 6 महीना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम जो होता है ये 6-6 महीने पे होता है, ये फ्रीक्वेंट नहीं होता है। सर ये फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं होती है? 6 महीने ठीक है। ट्रेनिंग आप हर महीना लेते हो। हाँ। और एग्जाम 6 महीने। अभी ये कैसा होता है, ये एग्जाम जो कंडक्ट करने वाली बॉडी है ये अगेन महारेरा है, ठीक है। तो महारेरा इसको जो है ना पहले 4 महीने पे होता था। अब कैसा होता है कि ये एग्जाम जो कंडक्ट होता है ये ओवरऑल महाराष्ट्र पे कंडक्ट होता है, तो नंबर ऑफ एजेंट्स जो है ना वो उनको मिलने चाहिए। जैसे अगर मान लो 10 लोग गए तो 10 लोग के लिए एग्जामिनेशन ऐसे अरेंज नहीं कर सकते वो लोग, तो एक मिनिमम नंबर उनको चाहिए होता है जहाँ पे वो एग्जाम के लिए अपीयर करने का अलाउड कर सके। इसीलिए इसको 6-6 महीने के गैप में रखा गया। नेक्स्ट एग्जाम कब है? अभी नेक्स्ट एग्जाम जनवरी में होगा। जनवरी। सर इन शॉर्ट सिर्फ वो फॉर्म कौन सा होता है जिसके अंदर हम लोग 6 मंथ रिपोर्ट करके वो एक रिफ्रेश कर दीजिए। ये देखिए, ये आपका पुराना रेरा है। रिपोर्ट है ही है, हाँ। बट एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, बेटर हो जाएगा। नहीं, आपको यूजर आईडी पासवर्ड लगेगा मेरे को। अच्छा आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। अच्छा 1 मिनट यहाँ पे देखिए। हेलो एवरीवन, 2 मिनट लास्ट। अभी ये कैसा है ना, ये चूंकि मिक्स क्राउड है तो मैं पीएमएलए में जाना नहीं चाहता, बहुत हैवी हो जाएगा वो, ठीक है। उसके लिए कैसा है कि जो ऑलरेडी अभी ये ग्रुप है इसमें आधे लोग ऐसे हैं जो रेरा रजिस्टर्ड है, जो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है। तो एक बार सब लोग आएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्कशॉप जो करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर सारे लोग रेरा रजिस्टर्ड वाले आ रहे हैं और जब ये पता चलेगा पीएमएलए पे कुछ हमको नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग खुद से सामने से ही आगे जो हम लोग करेंगे। अभी एक लास्ट में आपको बता रहा हूँ। हाँ बताइए। As per the RERA, anybody who facilitate the transaction between a developer and a customer is the agent. अब काफी सारे डेवलपर्स हैं वो अपने पुराने कस्टमर को रेफरल स्कीम ला रहे हैं। Now those customers are getting some benefit either in cash or in kind, whatever it is. So are they allowed to refer the client to a builder without having a RERA license? टेक्निकली जो है, अगर टेक्निकली स्पीकिंग दे कैन नॉट डू, ठीक है। इसीलिए डेवलपर क्या करता है, या तो कैश में देगा या तो डिस्काउंट देगा, जहाँ पे डेवलपर को भी बताना ना पड़े ना कस्टमर को बताना पड़े। वेबसाइट पे आ जाए। So what is the advantage to a broker for going? But that ad can be challenged with RERA, right? Any such ad or collateral advertising that can be challenged at RERA. हाँ, अगर एक्सक्लूसिव अगर कोई डेवलपर इस तरीके का ऐड कर रहा है कि रेफरल अमाउंट हम पास ऑन टू द कस्टमर, कभी बोलते हैं कि भाई थाईलैंड का टूर, मलेशिया का टूर, हाँ वो चैलेंज हो जाएगा। सर वन क्वेश्चन, अभी जो आपने हम लोग को दिखाया कि जिनका लेट हो गया 6 महीना और 1 साल, एक्चुअली भी पेनल्टी लगने वाली नहीं अभी फिलहाल कैसा है, चूंकि मैंने बताया कि ये पोर्टल जो है कुछ ही दिन पहले एक्टिवेट हुआ है और अब काफी ऐसे एजेंट जो पास आउट हो गए हैं ना, उन्होंने अभी तक इसमें आस्ते लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अब अगला फाइनेंशियल ईयर जो होगा तब तक हम लोगों को चाहिए कि जो भी हमारा बैकलॉग है, जो भी हमारा पेंडिंग है, सारा चीज क्लियर होना चाहिए। अभी मैं लास्ट एक छोटा सा डिस्कशन करके हम लोग वाइंड अप करेंगे कि देखिए इतनी सारी मल्टीपल चीजें हैं, एक एजेंट को पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक जानकारी लेना। जैसे अभी सर के पास काफी डाउट्स थे, अभी सर तो बाय डिफॉल्ट मुलुंड एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन है, इनका भी एक बार हम स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार इनके लिए तालियां हो जाए। तो अभी चूंकि इनके पास बहुत सारी क्वेरी आती होगी तो ये खुद भी उसके सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो ये इतना बात इनको मालूम है, नहीं तो इंडिविजुअल लेवल पे एक एजेंट को इतना मालूमात होना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है कि फिर हम लोग अलग अलग लोगों के पास जाते हैं अलग अलग चीजें पूछने के लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि जिससे हम पूछ रहे हैं वो कितना रिलायबल हमको आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब होता क्या था कि जब मैं भी ट्रेनिंग कर ली हम लोगों ने, फिर बाद में एजेंट्स लोगों को प्रॉब्लम आता था रेरा रजिस्ट्रेशन करने का।
फिर रेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद कंप्लायंस का प्रॉब्लम आता था। अब सारे कॉल मैं हैंडल करूँ ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए बाद में मैंने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया। वो सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम लोग इसके आज के सेशन को हम लोग वाइंड अप करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा सिस्टम ऐसा बनाया हमने कि हम लोगों ने देखा, जैसे अभी इन्होंने बोला कि एसोसिएशन जो रेरा हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या बेनिफिट कर रहा है, तो क्या हमारा एक एसोसिएशन के जरिए एक मैसेज। सबसे पहले चीज समझना है कि महारेरा जो स्टेट लेवल पे बॉडी है, जो स्टेट लेवल पे काम करती है, तो रेरा में आपको कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी चीज को बोलना है, कोई भी सुझाव एडवाइस देना है, तो रेरा जो है ना लोकल एजेंट एसोसिएशन को एंटरटेन नहीं करता है, क्योंकि रेरा का सिस्टम है। क्योंकि रेरा बोल रहा है कि आप अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हो या बड़े लेवल को आप बड़े एजेंट्स को या लार्ज नंबर ऑफ एजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब आप अपने सुझाव दो, तब वो रेरा उसके ऊपर सोचेगा। तो आज का सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई भी एजेंट एसोसिएशन ऐसा नहीं है जो स्टेट लेवल पे काम कर रहा है या बड़े लेवल पे काम कर रहा है। हमारे हर एरिया में लोकल एजेंट एसोसिएशन है, बट सबको इंटीग्रेट करने के लिए या ओवरऑल एक भी स्टेट लेवल एसोसिएशन नहीं है। तो ये अभाव को सबसे पहले दूर करने के लिए हम लोग काफी लोग ने इसके ऊपर बहुत सोचा और बाद में फिर एक सिस्टम समझ में आया कि हमें एक पहले स्टेट लेवल का एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, जहां पे हम लोग जो है हमारा काम जो होगा रेरा रिलेटेड सर्विस होगा। लोकल एजेंट एसोसिएशन का काम बहुत सारा होता है, उनके काम लोकल चैलेंजेस है या ब्रोकरेज के इश्यूज है, डेवलपर के इश्यूज है, वो हैंडल बेटर कर सकते हैं। बट हमारा चूंकि ये स्टेट लेवल का एसोसिएशन है, इसको हम लोग वो सारी चीजों में नहीं जा रहे। तो हमारा जो है मकसद, सिंपल मकसद ये है कि जो भी हमारे मेंबर्स है, जो भी हमारे एजेंट्स है, उनको हम लोग जो है रेरा का जो कंप्लायंस का जो टेंशन है वो उनका हेडेक वहां से हटा ले। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से अभी हमको आईटीआर फाइल करना है, उसके लिए हमने सीए अपॉइंट करके रखा है, तो हमें कुछ करना नहीं होता है, सीए को फीस देना होता है, वो अपना आईटीआर सबमिट करते रहता है। तो इसी तरीके से हमें रेरा रजिस्ट्रेशन करना है, हमें आगे कंप्लायंसेस करना है, या अगर कोई आपको नोटिस आ जाती है उस नोटिस के ऊपर क्या करना है, क्या रिप्लाई उसका होना चाहिए, वो सारा चीजें जो है उसके लिए हम लोगों ने एक एसोसिएशन एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम में मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले ये एसोसिएशन जो है इसको हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर दिया है, स्क्रॉल डाउन करो। इसमें ये मैं इसका फाउंडर हूं, इसमें हमारे एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है ये एसोसिएशन में, देन एक उसके बाद में वर्किंग कमेटी मेंबर है, ये आपको वर्किंग कमेटी मेंबर दिखेंगे अलग अलग। ये इसके अभी हमारा वेबसाइट बन रहा है, ड्राफ्ट है, फाइनल होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। देन उसके नीचे हम लोगों ने रीजनल कोऑर्डिनेटर को रखा है। रीजनल कोऑर्डिनेटर जो है एक बड़े बड़े रीजन में एक यहाँ पे कोऑर्डिनेटर होगा, और आप लोग देख सकते हो कि हर अलग अलग मतलब पूरे स्टेट लेवल पे हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर है, मुंबई में, मुंबई के बाहर भी। देन उसके बाद में हमने एक एरिया कोऑर्डिनेटर का सिस्टम रखा है, जो एरिया कोऑर्डिनेटर एक एक एरिया में रहेगा, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो हितेश जगासिया हमारे थाना के एरिया कोऑर्डिनेटर यहाँ पे बैठे हैं। अब ये हमने क्या किया, एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है। इसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट महारेरा सर्कुलर, एजेंट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर होगा ना वो यहाँ पे एजेंट जो है आसानी से देख सकता है, और इसमें जो भी उसको उसके काम का रहेगा वो उसको मिल जाएगा। क्योंकि रेरा की साइट पे बहुत सारे सर्कुलर आते हैं जो आपको सारा पढ़ के निकालना आसान नहीं है, तो उसमें जो हमारे काम के हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं आप लोग के लिए, जहाँ पे आप आसानी से आपकी काम की चीज ले सकते हैं। ये हमारे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, वो सब है। अब यहाँ पे अच्छी चीज ये है, यहाँ पे आपको अगर रेरा हैंडबुक चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू करना है या आपको सेक्शन लिस्ट चाहिए, आपको यूट्यूब रेरा के लेक्चर्स चाहिए, या आपको रेरा के पोर्टल पे जाना है, ये सारा शॉर्ट लिंक, क्विक लिंक आपको यहाँ पे दे दिया गया। अभी हम लोग यहाँ पे मेंबर बेनिफिट देखते हैं। अच्छा, उससे पहले बैक करो। यहाँ पे ये वेबसाइट में हम लोग एक यूनिक फीचर डाल रहे हैं। ये यूनिक फीचर ऐसा है कि अगर मान लो किसी को भी लोकेशन वाइज अगर एजेंट को सर्च करना है, जैसे हम जो एक दिल्ली का बंदा है जो मुंबई में प्रॉपर्टी लेना चाहता है, उसको मुलुंड में प्रॉपर्टी चाहिए, तो अब उसको मुलुंड के एजेंट को अगर सर्च करना है तो हमने लोकेशन वाइज सिस्टम बनाया है यहाँ पे। अब ये लोकेशन वाइज कैसा होगा कि यहाँ पे सर्च रेरा एजेंट लोकेशन पे वो क्लिक करेगा, उसको ये आ गया। अब उसके बाद में उसको मान लीजिए वेस्टर्न रीजन में जाके वो क्लिक करेगा। अब ये वेस्टर्न रीजन में जितने भी स्टेशन है सब दिख रहे हैं। अब वो मुंबई सेंट्रल पे क्लिक करेगा तो मुंबई सेंट्रल पे जो एजेंट होगा उसका प्रोफाइल वहां पे दिखेगा उसको।
तो अब वो मुंबई सेंटर के एजेंट को वो कांटेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से मुलुंड के एजेंट्स को कांटेक्ट कर सकता है, थाने के एजेंट्स को। तो ये यूनिक फीचर जो है हम लोग अपने वेबसाइट पे दे रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स है उनको हम लोग ऐसा वेरीफाइड शो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 700-800 डेटा है एजेंट्स लोगों का जो रेरा रजिस्टर्ड है, उसमें जो हमारे मेंबर्स रहेंगे उनको हम वेरीफाइड दिखाएंगे, क्योंकि वो हमारे मेंबर्स है तो हमको ज्यादा वेरीफाई कर पा रहे हैं। बाकी लोगों जिनको वेरीफाई नहीं किया हमने उनको नॉन वेरीफाई दिखाएंगे। तो इस तरीके का ये प्लान है बैक। अब यहाँ पे मेंबर बेनिफिट्स में अगर आप देखोगे, अभी यहाँ पे देखिए जो भी रेरा का जो काम होता है इन जनरल, जो हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें रेरा रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब रेरा रजिस्ट्रेशन आप करने जाते हो बाहर में, किसी को भी आप अप्रोच करो, कोई भी कंसल्टेंसी को, तो आपसे मार्केट प्राइस 2000 रुपये आपसे बाय डिफॉल्ट वो लेगा। अगर आप कोई आपको छोटा मोटा क्वेरी अगर है, आपने खुद से फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद आपका नहीं हो रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ किसी ने पूछा था कि मैं 2-3 महीने से पहले अप्लाई किया था बट अभी तक मुझे रेरा नहीं आया, तो इस टाइप का मार्केट में आप जाओगे तो 1000 रुपये उसका रेट है। 6 मंथ रिपोर्ट सबमिशन करना है तो 1000 रुपये उसका रेट होता है, मार्केट रेट की बात कर रहा हूँ। ITR अगर फाइलिंग करना है तो 1500-2000 रुपये उसका रेट होता है। देन बहुत सारे एजेंट्स का मुझे कॉल आता है कि सर मुझे MOU ड्राफ्ट करना है ब्रोकरेज के रिलेटेड, तो उनका 2000-3000 रुपये चार्ज होता है। नीचे ले, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को लीगल नोटिस भेजना होता है तो उसका मेरा 3000 रुपये 2000 रुपये चार्ज होता है। लेकिन हम लोग क्या किए कि हमारे जो मेंबर्स है उनके लिए हम लोगों ने जो प्राइस है ये फिक्स प्राइस कर दिया है कि अगर आपका रेरा रजिस्ट्रेशन है तो ओनली 1000 है, अगर आपका ITR फाइलिंग करना है तो सिर्फ 1000 रुपये, अगर आपको MOU ड्राफ्ट करना है रेरा रिलेटेड तो आपका सिर्फ 500 रुपीज। ये हमारे मेंबर्स के लिए ये सिर्फ। अब चूंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्टेट लेवल पे हम एसोसिएशन बना रहे हैं, इसमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम मेंबर्स लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और मैक्सिमम मेंबर्स का बेनिफिट ले पाए, तो इसीलिए हम लोगों ने इसकी फीस है ना बहुत कम रखा है। आप लोग जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे मेंबर बनने की सिर्फ साल की फीस है 1000 रुपये, ओनली 1000। आप 1000 रुपये में हमारे मेंबर बन के आप ये सारी बेनिफिट जो है आप ले सकते हो। और आज की डेट में हमारे 300 मेंबर ऑलरेडी है, ऐसा नहीं मैं हाईवे में बात कर रहा हूँ, 300 मेंबर ऑलरेडी है। और आपने पूरा लिस्ट देखा एरिया कोऑर्डिनेटर का, रीजनल कोऑर्डिनेटर का, तो सारा हमारा स्ट्रक्चर भी फाइनल हो चुका है। सर नीचे का लाइन एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ वही मैं बताया ना। अभी यहाँ पे देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। आप नोट में अगर देखोगे एग्जाम रजिस्ट्रेशन सर्विस एंड रिवीजन सेशन विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर मेंबर्स। जो हमारे मेंबर्स होते हैं, एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, ये खुद आपको भरना होता है। अगर आप बाहर जाओगे भराने के लिए 500 रुपये उसका भी आपसे लेंगे, बट हमारे मेंबर्स का हमारी टीम खुद सबमिट करती है, वो आपको भी नहीं करना होता है। मतलब बोलने का मतलब है कि आपको A to Z हम लोग की कोशिश है कि सारी सर्विस एक ट्रेनिंग से लेके कंप्लायंसेस तक आपको घर बैठे आपको वो आराम से मिले। सर आज का जो अपना पॉइंटर था ना उसमें मैं देख रहा हूँ रेरा ब्रोकरेज, हाँ ये एक्सपेंस सर अपने को करना है और एक लीगल नोटिस फॉर ब्रोकरेज, इसमें थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। ओके चलो लास्ट पॉइंट सर ने अच्छा एक पॉइंट याद दिलाया, इसको हम लोग डिस्कस करके हम लोग वाइंड अप करते हैं। बट मैं सबका एक अटेंशन चाहूंगा, इस पे ध्यान दो सब लोग। ये जब मैंने एक्चुअल में रेरा ब्रोकरेज रूल जब मैंने यहाँ पे लिखा तो थोड़ा समीर भाई भी कॉल किए मुझे, बोले ये क्या है एग्जैक्टली जरा बताओ मुझको, क्योंकि ये एजेंट्स लोगों को भी हमने सब सर्कुलेट किया है। अभी यहाँ पे देखिए ये ओपन फोरम में मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक एजेंट का केस फाइट कर रहा हूँ ब्रोकरेज के लिए। पिरामल आपने नाम सुना रहेगा डेवलपर का, उसका 15 लाख रुपए का ब्रोकरेज उसको नहीं दिया गया। उसका रेरा में केस हमने डाला, रेरा में केस हार गए क्योंकि रेरा बोला कि ब्रोकरेज का कोई भी रूल नहीं है। रेरा एक्ट, रेरा सेक्शन और रेरा सर्कुलर, रेरा रूल्स के अंदर रेरा रिलेटेड, ब्रोकरेज रिलेटेड कोई भी रूल अभी तक रेरा ने नहीं बनाया है। कोई भी सेक्शन में ब्रोकरेज रिलेटेड जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले ही मैंने बताया था कि महारेरा जो काम करता है वो रेरा एक्ट के तहत काम करता है।
जो एक्ट के अंदर बताया गया है उसी में वो काम कर सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता है। तो चूंकि ओरिजिनल जो रेरा एक्ट बना है उसी के अंदर ब्रोकरेज के बारे में नहीं दिया गया है, तो महारेरा जो है उसमें जा ही नहीं सकता है। तो महारेरा ने सिंपली बोल दिया चूंकि रेरा एक्ट में ब्रोकरेज के बारे में कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में कुछ ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, फिर हमने क्या किया, उसको अभी अपील फाइल किया। अब रेरा के ऊपर जो है एक दूसरी बॉडी होती है एपेलेट ट्राइब्यूनल, जहाँ पे हम लोग ने वहाँ पे फाइल किया है। अब वहाँ पे भी हमें उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे भी हमको, क्योंकि एपेलेट ट्राइब्यूनल भी रेरा एक्ट के तहत ही काम करता है। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो आपको हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए पहले आपको एपेलेट ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। एपेलेट ट्राइब्यूनल से ऑर्डर आपको लेके फिर हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करना पड़ेगा। अब जब हम लोग हाई कोर्ट में भी जाएंगे ना, तो हाई कोर्ट भी यही सवाल पूछेगा कि एक्ट वायलेशन किधर है। प्रॉब्लम ऐसा है कि जो रेरा एक्ट बनाया गया तो उसमें 2 सेक्शन है जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली एजेंट के लिए दिया गया, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 में एजेंट के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या करना है, क्या कंप्लायंसेस है, सब। और सेक्शन 10 के अंदर जो है सारे फंक्शन ड्यूटीज एजेंट्स के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है सारे के बारे में बताया गया। इतना डिटेल में बताया गया, रूल नंबर 13 क्या है, 14 क्या है, 15, 16, 17 सब रूल के बारे में, लेकिन ब्रोकरेज के बारे में कोई रूल के बारे में वहां पे कोई जानकारी या कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले दिन आपको बताया, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि महारेरा रेरा के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट अगर वो रूल ही नहीं फ्रेम कर रही है, जब गवर्नमेंट ने जब एक्ट बनाया तो वो रूल ही नहीं डाला या वो प्रोविजन ही नहीं डाला, तो महारेरा कहाँ से खुद से दे सकता है वो। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ये सबसे पहले तो महारेरा को रिप्रेजेंट करना होगा। महारेरा को जाके हमको बताना होगा कि भाई आप जो है अपनी तरफ से कोशिश करके क्या रूल ड्राफ्ट कर सकते हो आप करो, बट ये महारेरा को बोलेगा कौन। ये अगर लोकल एसोसिएशन अगर जाएंगे तो वहाँ पे एंटरटेन नहीं करता है। उसी के लिए हम लोगों ने ये एसोसिएशन बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि एजेंट्स और रेरा के बीच में एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है। जैसे अभी इनकी समस्या है कि 6-6 महीने पे एग्जाम होता है, ये आप ही की समस्या नहीं, बहुत लोगों की समस्या है, और हम लोग भी इसके अगेंस्ट में है कि 6 महीने पे क्यों एग्जाम हो रहा है। बट ये रेरा को कौन बोलेगा, रेरा को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा, रेरा से बात कौन करेगा। इसी के लिए हम लोग ने ये सोचा कि जब तक आपका स्टेट लेवल एसोसिएशन नहीं बनेगा तब तक रेरा को आप सवाल नहीं कर सकते हो। क्योंकि आज अगर आप जाओगे, रेरा आपको पूछेगा आप कौन हो, आपके पास कितने मेंबर है, कितने मेंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं 50 को रिप्रेजेंट करता हूँ, 100 को, तो क्या बात करेगा रेरा आपसे। अगर हम बोलते हैं कि भाई हमारा स्टेट लेवल एसआरओ है, यहाँ पे 1000 मेंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आप इस तरीके से अगर हमें नेग्लेक्ट करोगे तो हम लोग और प्रेशर डालने के लिए रैली करेंगे, कुछ भी करेंगे, मीडिया में जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देंगे, XYZ जो भी बहुत सारे ऑप्शन लीगल जो भी है ऑप्शन है हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हाईकोर्ट में अगर आप PIL फाइल करोगे, रिट पिटीशन फाइल करोगे, तो आपका लोकल स्टैंडर्ड तो दिखाना होगा ना कि आप हो कौन। तो जब तक आपको हमारी स्टैंडिंग नहीं आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज एजेंट्स लोग हर जगह जाएंगे तो यही इनको समझ में आता है कि भाई ब्रोकरेज नहीं मिल रहा है। तो भाई ब्रोकरेज सबकी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमको याद तभी आता है जब हमारा ब्रोकरेज फंसता है। जब तक आपका ब्रोकरेज फंसता नहीं है तब तक हम लोग को याद नहीं आता है। तो ये लड़ाई ऐसी है, ये हर किसी की लड़ाई है, ये किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है। आई उस पर भी आता हूँ, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे सर ने बताया क्लॉज 15A, उसके ऊपर भी हम लोगों का एक प्रॉब्लम ऐसा है, हम लोग उसमें भी रेरा को सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने एक मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बना दिया, बराबर। वो मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट क्या है, वो मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट है, उसका नाम ही रखा है क्या, मॉडल फॉर्म। अब यहीं पे बात खत्म हो गई। जो मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट है वो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही होना चाहिए। और उसमें भी अगर आप वो 15A के क्लॉज को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि इफ डेवलपर एंड कस्टमर एग्रीज टू इंसर्ट अ क्लॉज, तो कौन डेवलपर कौन कस्टमर एग्री करेगा आपके ब्रोकरेज का क्लॉज इंसर्ट करने के लिए। तो ये आपने जो एडवाइजरी रोल जारी किया है उसको आप कंपलसरी करो ना। आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो कि इफ एनी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस थ्रू अ रियल एस्टेट एजेंट देन सच क्लॉज शैल बी इंसर्टेड। तो बोलने का मतलब है कि मैं और आप बात करने से नहीं होने वाला है, तो रेरा को बताना होगा, रेरा से बात करना होगा। और रेरा से बात करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे रेरा किसी को एंटरटेन नहीं करता है। हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें एक कम्युनिकेशन का मोड चाहिए।
अगर हम लोग कहीं पे भी जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप दूसरे अगर लोगों का देखते हो तो सबका एक इंपॉर्टेंट एक बड़ा एसोसिएशन होता है जिससे लोग फाइट करते हैं। आप कहीं पे भी लीगल अपॉर्चुनिटी, लीगल एवेन्यू एक्सप्लोर करना है तो आपको बट ऑब्वियस करना है। लेकिन चूंकि हमारे एजेंट्स में मैंने देखा है कि ये सब अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, तो सबसे पहले रेरा को ब्लेम करने से पहले तो हमें अपनी जो समस्या है उसको सॉल्व करना है। फिर रेरा पहले पूछेगा भाई आपके एजेंट्स रजिस्टर्ड है क्या। इसलिए हमने सिस्टम बनाया कि हमारे एसोसिएशन के जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं उनको ये मेंबरशिप देते हैं, या जो रजिस्टर्ड होने वाले हैं, जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं या ले रहे हैं, उन्हीं को हम लोग मेंबर बनाते हैं। क्योंकि रेरा को हमें सबसे पहले यही मैसेज देना है कि भाई हमारा एसोसिएशन रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स का ही एसोसिएशन। अभी यहाँ पे और भी अगर कोई डिटेल में जानकारी आपको चाहिए होगी तो यहाँ पे आप नंबर ये नंबर नोट कर सकते हो। आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और भी अगर आपको जानकारी चाहिए ये जो मेंबर बन सकते हो, कैसे बन सकते हो। इसमें एक और चीज मैं बताता हूँ, ये बिकम अ मेंबर पे क्लिक करो। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए मैंने एक एरिया कोऑर्डिनेटर का सिस्टम बनाया है। मेरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में मुंबई और मुंबई के बाहर भी हर एक एरिया में जो है हमारा एक एरिया कोऑर्डिनेटर होगा जो वहाँ के लोकल मेंबर से कोऑर्डिनेट करेगा। तो यहाँ पे भी मैं आज का ये जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इस अपॉर्चुनिटी में मैं अपने थाने एरिया कोऑर्डिनेटर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, हितेश भाई। तो लोकल लेवल पे अगर कोई भी मेंबर्स को फाउंडेशन, एसोसिएशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए रहेगी तो आप हितेश जगासिया का भी नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आपको इससे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और आने वाले दिनों में जो है हम लोग मुलुंड का एरिया कोऑर्डिनेटर और अलग अलग एरिया कोऑर्डिनेटर भी हम लोग अनाउंस करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं कि जो आपने स्टार्टिंग में जो वर्किंग कमेटी हमारे मेंबर्स देखे थे, उस वर्किंग कमेटी का मेंबर्स जो है उसमें हम लोग आज एक एडिशन करने जा रहे हैं। हमारे सर का नाम, सर आपका नाम? हितेश पांड्या सर को जो है हम लोग आज वर्किंग कमेटी में भी हम लोग इंक्लूड करने जा रहे हैं। एक बार इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वो गुजरात का जो सीएम बना ना, तो उनको भी मालूम नहीं था भूपेंद्र भाई पटेल को कि उसको सीएम बना रहे, वैसे ही आपका सिचुएशन हो गया। तो ये आपके लिए सरप्राइज रखा था हमने कि हम लोग का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारा लोकल एसोसिएशन का और हमारा जो काम है वो अलग अलग है, और हम लोग एक दूसरे को कॉर्पोरेट सप्लीमेंट करेंगे। क्यों हमारा जो एसोसिएशन का काम जो है वो टोटली डिफरेंट है। अपना फोकस है कि रेरा का हम लोग पहले जो रूल्स रेगुलेशन है उसको हम लोग फॉलो करें, और हमारा कंप्लायंस सबसे मेन जो है हमारा कंप्लायंस का पार्ट है वो हमें कंप्लीट करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एक मिनट जस्ट लास्ट वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर हितेश जगासिया सर को 2 मिनट के लिए बुलाऊंगा, वो एक बार वोट ऑफ थैंक्स देंगे। हाँ Good evening, everyone. I'm really thanks that Shadab sir has chosen me as the area coordinator, and I really thanks to Sabrin Group for running this free seminar for us and for all lecturers. And Real Welfare Foundation also, who is actually helping us to know the platform for the RERA and the solution and the problem. Thank you so much. छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। इस वर्कशॉप के बाद नाश्ते का अरेंजमेंट किया गया है, प्लीज आप नाश्ता करके। थैंक यू।